चलें जी, क्लास का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हैंडआउट्स आप लोगों के पास जो है सॉफ्ट में मौजूद है। हमने जो है कंपनी जो पहला चैप्टर है इसका, इसके हम लोगों ने हैंडआउट बना लिए थे। अच्छा, और हैंडआउट आप लोगों से शेयर भी हो गए थे। अच्छा, इसका जो हमने स्टार्ट बिल्कुल जैसे कहते हैं स्टार्ट ही किया था कि क्लास हमारी जो है एंड हो गई थी। तो इंशाल्लाह इसको जहाँ से लास्ट टाइम जहाँ से इसको छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ समझाई थी, मैंने कहा था कि कितने फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेसेस हैं। आगे 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 हैंडआउट तो है ना आप लोगों के पास? ले लें फिर भी ये पहली क्लास की। हाँ, ये अब कंप्लीट चैप्टर हो गया ना। इंशाल्लाह 25 दिन नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा जी, मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था आप लोगों को, कितने फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेसेस हैं? आप लोगों ने कहा था 3। सही है। सबसे पहला कौन सा था? सोल प्रोप्राइटर। दूसरा कौन सा था? पार्टनरशिप। तीसरा कौन सा था? कंपनी। सही है। तो अच्छा, हम कंपनी का वर्ड यूज करेंगे इसमें ना, कि कंपनी लॉ है तो कंपनी का वर्ड यूज होता है, तो हम कंपनी का वर्ड ही इसके अंदर यूज करेंगे। अच्छा, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? तो हमने पढ़ा सोल ट्रेडर में वो कहता है कि मैं जो हूँ आपके बिजनेस को नहीं पहचानता। सही है, मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने इसकी वजह बताई थी। बताइए क्यों कहा था? जो एक बच्चे ने जवाब भी दिया था। सर इसलिए होता है ना कि जो एक कंपनी से जिसमें एंटिटी होती है वो काफी पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होते हैं शेयर्स, लेकिन जो ज्वाइंट जो अगर मैं इसको एक लफ्ज में बोलूं कि आपका बिल्कुल इंडिविजुअल ओन करता है बिजनेस, आपका क्या है? रजिस्टर्ड नहीं है। सही है। जब भी वो कह रहा है कि मैं आपके बिजनेस को पहचानता ही नहीं। सही है। अब वो ये क्यों कह रहा है कि मैं आपको पहचानता हूं? क्यों? क्योंकि आपसे टैक्स भी तो लेना है। लेना नहीं लेना उसने टैक्स? जब गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए ना। जब भी वो देखिए ये वाली बात जो इसमें लिखी है, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस, द लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। सही है। आगे कहता है द इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, क्यों इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ? आप सबने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पार्टनरशिप भी पढ़ा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी है। कोई बच्चा ऑनलाइन से ही बताए कि इसका क्या मतलब होता है कि द इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है इसका? एक ही ओनर है ना, तो हाँ। सारा वो खुद चला रहा है नहीं, थोड़ा और मतलब क्या? मतलब क्या? क्यों ऐसा बोल रहा है? क्या है? जैसे कंपनी में होता है कंपनी लायबल होती है, चले मैंने हिंट दे दी। इंडिविजुअल में कह रहे हैं इंडिविजुअल लायबल है। क्यों? अपनी आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है नहीं, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ इंडिविजुअल की आइडेंटिटी। सही है। अगर एक वर्ड में मैं पूछूं, एक वर्ड में कोई ऑनलाइन से बता सकता है इसके अंदर क्यों लिखा हुआ है? ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? द इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। कोई बता सकता है? लेकिन जी उसकी लायबिलिटी क्या है? उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जब भी वो ये कह रहा है। अब क्लियर हुआ क्या मतलब है इसका? कंपनी में क्या होता है? कंपनी के अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी लायबल होती है। जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके घरों तक नहीं जाती कोई भी लायबिलिटी, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि भाई देखो, द इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। कोई भी लॉ आपने ब्रीच किया, मिसाल के तौर पे टैक्स आपने नहीं दिया टाइम पे, सही है, तारीख आगे आपने नहीं दिया, अब उस पर कोई पेनल्टी लग रही है, तो वो इंडिविजुअल खुद ही लायबल होगा। सही है, क्योंकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो जाहिर है वो बिजनेस को उसका कोई जब कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो बिजनेस लायबल नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस लायबल होना और इंडिविजुअल के लायबल होने का क्या मतलब है? आप एक इदारे को खत लिखते हैं, सही है, क्या उसके ओनर को लिखते हैं? आप क्या करते हैं? उस कंपनी के नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एंग्रो को खत लिखा, सही है, आप लिखेंगे एंग्रो, सही है, 2 करके आप लिखेंगे एंग्रो कॉर्प, सही है, नीचे उसका जो भी जिसको एड्रेस कर रहे हैं, मैनेजर बना जो भी HR, सही है, उसका नीचे एड्रेस आ गया कराची, लिख के आपने उसको खत्म कर दिया। अब ये क्या हो क्या रहा है? ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? कंपनी को। भले से आप बंदे का नाम लिख दें, लेकिन एड्रेस कंपनी ही होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जो भी एड्रेस होगा, जो भी आप कम्युनिकेशन होगी, किससे होगी? इंडिविजुअल से ही होगी। पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप सेपरेटली कवर्ड इन सिलेबस है, सही है, अलग से आप लोग इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
पहले मर्ज था, अब मर्ज नहीं है। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन बड़ी बेहतरीन है, कंपनी की डेफिनेशन बड़ी बेहतरीन है। कंपनी में कह रहा है कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। देखिए ये मैं तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। क्यों कह रहा है लीगल एंटिटी? क्यों कह रहा है लीगल एंटिटी? बताइए, ये लीजिए, रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर, ये मेरे वर्ड जो है चाहे तो लिख भी लें, द कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वाइंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट्स व्हाई इट इज अ लीगल एंटिटी। क्यों लीगल एंटिटी है? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होती है। फॉर्मेशन तो हमारे केएफ के सिलेबस में है, अब वाइंडिंग अब भी थोड़ा बहुत आप लोगों को फ्लेवर दिया जा रहा है। देखिए कंपनी की डेफिनेशन है, जो इसकी जनरल डेफिनेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम जो है इसकी एक वर्ड में इसकी मीनिंग है, जिस तरह मैं पहले ही क्लास में भी कहा था कि लॉ को ना हमने पढ़ना नहीं है, हमने समझना है, और पढ़ना समझना सीखना है। लॉ में सबसे मैं उस दिन कह रहा था सबसे बड़ा मसला बच्चे कहते हैं पास पेपर क्यों नहीं हो रहे? अंडरस्टैंडिंग का इशू जब भी तो नहीं हो रहे, जबकि लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो पास पेपर में भी आप स्ट्रगल करेंगे। कह रहा है कंपनी इज लीगल एंटिटी, मैंने बता दिया लीगल एंटिटी क्यों कह रहा है। फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब है? आप सबने अगर लॉ पढ़ा हुआ है तो बता सकते हैं। पब्लिक की बात करें, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, ग्रुप इंडिविजुअल, और थोड़ा अगर रिफाइन हालत में अगर कोई और बता सके आप। स्टेक होल्डर्स। बात आपकी भी सही है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर रहा है? देखिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितने लोग मिलकर बनाते हैं? 1 से 50 नहीं, 2 से 50। सही है, वो एसएमसी है। सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1, मिनिमम भी माने मैक्सिमम भी माने। प्राइवेट लिमिटेड है 2, मैक्सिमम कितना है 15। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बस एक जैसे कहते हैं उसी बात को मैं जब रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, पब्लिक क्या है? पब्लिक में कितना होता है? 3 to अनलिमिटेड, इंफिनिटी पे जाता है आपका। सही है। दूसरी बात का एक्सप्लेनेशन आ गई। पहली बात मैंने कही कंपनी का लीगल एंटिटी, मैंने बता दिया क्यों लीगल एंटिटी है। एक फॉर्म होती है अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ और वाइंड अप होती है अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ। बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बता दिया जी। बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि भाई एसएमसी होगी तो 1 होगा, प्राइवेट लिमिटेड होगी 2 से 50 होगा, 3 से अनलिमिटेड होगा। ऐसा नहीं आप बोले मैं प्राइवेट लिमिटेड भी बना रहा हूं और मेरे मेंबर भी कितने होंगे? 3 होंगे। सॉरी, मेंबर मेरे 1 होगा कम से कम, या मैक्सिमम कितने होंगे? मेरे 60 मेंबर होंगे, तो आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, फिर कह रहा है टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, इसका मतलब बताइए क्या होगा? आप बताइए पहले। डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, मतलब और आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज रिस्पॉन्स दें। बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग तो सोल प्रोवाइडर भी करता है। टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस क्या मतलब होगा? आप बताइए, ट्राई करिए, कोई बात नहीं। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये ना आप लॉ को समझना सीखेंगे। लिटरली आप 1-2 चैप्टर जब गुजरेगा आपको इसका फील होगा कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। पास पेपर जब तक सही नहीं हो सकते, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ अच्छी नहीं होगी, जब तक आप रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर सकेंगे, जब तक आप जो है ग्रास नहीं कर सकेंगे क्या लिखा हो, जब तक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी। हम समझते हैं डायरेक्ट ड्राफ्टिंग का मसला, डायरेक्ट ड्राफ्टिंग का मसला नहीं होता, उसके पीछे की आपकी अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है, जब वो ड्राफ्टिंग में रिफ्लेक्ट करती है। बताइए टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस का क्या मतलब है? तो जो अकाउंट्स पूरे मैनेज कर रहे होते हैं। नहीं, देखिए वो कह रहा है कंपनी का बनाने का मकसद क्या होगा कि आपने कमाना है, फीस अवेला नहीं करना। फीस अवेला कुछ भी बनाएंगे तो वो कंपनी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फलाही काम करूंगा और मैं कंपनी बनाऊंगा। वो एक सेपरेट कंपनी जिसको उसने सेक्शन 42 में कवर किया है, जिस सेक्शन 42 वाली कंपनी कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये छोटी सी लाइन नहीं है, बात वक्त एक पैराग्राफ में इतने मीनिंग नहीं होते जितने छोटी सी लाइन में, एक पूरी लाइन भी नहीं है, ये 3/4 लाइन है और देखिए इसमें कितने मीनिंग छुपे हुए हैं। क्या कहा? लीगल एंटिटी। क्यों कहा कि फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वाइंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ, जब भी लीगल एंटिटी का। फिर कहा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्यों कहा कि भाई आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंपनी बनानी है। प्राइवेट बनानी है, सही है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। सही, पब्लिक बनानी है मिनिमम 3। ऐसा नहीं आपके मैं 2 बंदे रखूंगा और मैं बनाऊंगा प्राइवेट लिमिटेड, नहीं हो सकता। सही है। फिर क्या कह रहा है? टू इंगेज इन एन, और क्यों कंपनी, देखें कनेक्ट करूं, लीगल एंटिटी है, फॉर्म कौन कर रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? टू इंगेज इन एन ऑपरेट अ बिजनेस, मुनाफा कमाने के लिए। फीस अब इल्ला आप काम नहीं करेंगे। ईडी सेंटर को बोले मैं कंपनी बनना चाह रहा हूं, वो कंपनी नहीं बन सकता। सेक्शन 42 वाली तो बन जाएगा इंशाल्लाह, हम आगे देखेंगे, लेकिन वो वैसे कंपनी नहीं बन सकता। डेफिनेशन ऑफ हैक भी देख लेते हैं। कंपनी, अच्छा ये सारी चीजें ना याद करने वाली नहीं है, सिर्फ बेस बन रही है जो, या ये पर्टिकुलरली वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, आगे की नहीं।
फिर कह रहे डेफिनेशन ऑफ एक्ट क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। और देखिए ये भी बहुत लॉ की, जिस मैंने बताया था ना, पब्लिक कंपनी में लिखा है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लगता है बड़ी बेकार सी डेफिनेशन है, आगे देखेंगे भी, लेकिन उसके एक मीनिंग छुपे हैं। इतना यहाँ भी कह रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। उसने कंपनियों को डिफाइन नहीं किया, उसने कहा कंपनी क्या है, कंपनी वो है जो कि फॉर्म हो और रजिस्टर्ड हो अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के तहत बन जाए वो क्या है, कंपनी है। अब एक्ट के तहत तो सारे वे आउट बताएगा, सही है कि इसको किस तरह बनाना है, इसको किस तरह बनाना है, इसको किस तरह बनाना है, वो ओवरऑल आप लोगों को बताएगा। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में करेंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। जी जी सवाल बिल्कुल। कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म लिखा हुआ है, कंपनी को अगर बॉडी जो है कंपनी मींस अ बॉडी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। ये बॉडी कॉर्पोरेट को उसने अलग से डिफाइन किया है। बॉडी कॉर्पोरेट एक अलग डेफिनेशन है जिसके अंदर वो कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट में ट्रस्ट भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ जाएंगी, सही है। तो उसके अंदर एक और एक बात कहता है कि कंपनी है रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान अंडर दिस एक्ट, कहता है वैसे। बॉडी कॉर्पोरेट में वो कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द कंपनी। मेरा भी हुआ वो आगे में एक ट्रांसफर होने वाली सही है, क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है। आप लोग भी प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बिल्कुल बिजनेस चलाना, बिल्कुल सही, आगे बढ़े। अच्छा, ये कह रहा है टाइप्स ऑफ कंपनी। अच्छा देखिए टाइप्स को ना आप देखिए, नंबर 1 में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। आगे बढ़े, पेज फ्लिप करें आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। फिर नंबर 2 में क्या कह रहा है, नहीं वो मैंने कहा ना एंड में, इस चैप्टर के एंड में। नंबर 2 में क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पेज टर्न करें, ऑनलाइन वाले बच्चे नेक्स्ट पेज पे आए, देखें आप लोगों को दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो जो टाइप्स ऑफ, और तीसरा देखें अदर टाइप्स आ रहा है। अच्छा देखें, अब टाइप्स ऑफ कंपनी को उसने ब्रेक किया। नंबर 1 में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस भी हो सकती है, नंबर 2 में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी हो सकती है। अब इसको गौर से सुने, गौर सुने, इसमें बहुत सारे आप लोगों से सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। देखिए जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतना ही अच्छा इसको हम आगे लेके चल सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले कह रहा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कहता है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, मीन्स अ कंपनी। कौन सी कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होता है, आप लोगों को फेयर इनफ आइडिया होगा। आपके ना 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आज की कंपनी बनने का ट्रेल क्या होता है, मैं MOA और AOA। कंपनी का क्या होता है, सबसे पहले आप नेम रिजर्व कराते हैं। अगेन ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा, अभी ना भी बनाया तो मसला नहीं है। नेम आपका रिजर्व हो गया, वो 60 दिन के लिए आपका रिजर्व हो जाता है। अभी 60 दिन आपको ऐसे नहीं मिलता कि आप जाके शॉपिंग करें कंपनी के लिए, कंपनी की चीजें खरीदें। वो 60 दिन में कहते हैं कंपनी बना के दो। वो 60 दिन में आप क्या करते हैं, आप ये 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक होता है आपका MOA, एक होता है आपका AOA। ये आप 60 दिन के अंदर बनाते हैं, रजिस्ट्रार को देते हैं। रजिस्ट्रार जो है इसको, अगर उसको लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये इसको यूं कर लो, इसको यूं कर लो, वो आपको देगा। फिर आप इसको दोबारा रीसबमिट करेंगे, वो अप्रूव करेगा। फिर वो आपको क्या देता है, एक देता है डॉक्यूमेंट, दिस इज अ बर्थ लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। क्या है ये, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की पैदाइश इसके अंदर आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, सही है। अच्छा अब हम कहते हैं, वो कह रहे हैं आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल तो मेमोरेंडम क्या होता है, अगेन हम इसको बहुत डीप में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी मैं छोटी सी चीज बता दूं। मेमोरेंडम में तो वो 4 से 5 चीजें बोलता है, ये चीजें डालेंगे तो ये मेमोरेंडम है। क्या होता है, किसी को याद आ रहा हो तो, नाम, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कौन सी है ये बताएं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका आएगा, कैपिटल क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस आता है आपका। ये 5 चीजें वो कहता है आती हैं तो वो आपका आ जाता है। मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की उसने डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी। अगर आप जाएं लॉ में देखें, जो सेक्शन नंबर 2 है लॉ का, वो डेफिनेशन है, हाँ वो जो है 5 चीजें शामिल कर दें, ये आपका मेमोरेंडम बन जाएगा। आर्टिकल्स क्या है जी, अब अगेन मैं इसको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ, ये आपके बायलॉज होते हैं। आप किसी कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, बस वो जो कुछ भी होगा डेट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट कंपनी लॉ। कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होगा वो, बिल्कुल। आप डायरेक्टर से रिलेटेड क्लॉज बना सकते हैं, और आप मेंबर से रिलेटेड बना सकते हैं, आप अकाउंट से रिलेटेड बना सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप जो है बना सकते हैं। अब अभी इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। मैंने जस्ट एक आर्टिकल्स का वर्ड आया तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी इसके अंदर
बात बता दी। क्या चीज अगेन बता दें, आसमा बोलें, क्या चीज अगेन बता दें? आपको आप बताएं, मैं दोबारा बता देता हूं। कौन से पॉइंट्स अभी मैंने समझाई नहीं, अभी तो समझा रहा हूं पॉइंट्स अभी मैं समझाऊंगा। ये आप ना भी बनाए अभी मसला नहीं है, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही इस तरह करूंगा। इनकॉर्पोरेशन का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसकी पेपर कवरेज 10 से 15 नंबर की होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये मैं दोबारा बनवाऊंगा, अभी ना भी बनाए तो इसमें मसला नहीं है। अच्छा, हमने पढ़ लिया अभी, मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है जिसमें आर्टिकल्स में क्या हो, आर्टिकल में आप क्या करें, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अच्छा देखिए, पहले मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं फिर मैं बताता हूं। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, नंबर 2 है लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 ओनली, सही है, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। नंबर 3 में कह रहा है प्रोहिबिट्स एंड इन्विटेशन to the public to subscribe for the shares if any or debenture or redeemable capital of the company। देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा क्यों पढ़ा है, तीनों पॉइंट क्यों पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ रही है रिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ लॉ को आप ना एक वर्ड से भी ना मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है रिस्ट्रिक्ट, एक वर्ड अभी अंग्रेजी है रिस्ट्रिक्ट, एक आ रहा है प्रोहिबिट। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है आप बताइए। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है बिल्कुल नहीं करना, प्रोहिबिट का मतलब है एडवाइस किया कि ना करो। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट एडवाइस किया तो प्रोहिबिट है रुक जाओ। सही है। आप सर एक तो लॉन्ग टर्म भी होता है, एक टेंपरेरी बनाते हैं। अच्छा, किसी सूरत में नहीं कर सकते, प्रोहिबिट मतलब शायद लॉन्ग टर्म। सही है। ऑनलाइन में कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बता दे कि रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में क्या फर्क है, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में क्या फर्क है। लेकिन जो सवाल भी फिजिकल के लिए वही सवाल ऑनलाइन के लिए भी, आप लोग भी अपने आंसर को टाइप करके बताया करिए। देखिए आपने सही आंसर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि मना है लेकिन ऐसा नहीं कि गुंजाइश नहीं है। प्रोहिबिट का मतलब है कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। सही है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सही है। आप जो है असले की कंपनी नहीं बना सकते, जो आपकी जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, सही है, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सही है। मैंने अगर बना ली कंपनी तो क्या हो गया, नहीं वो इजाजत नहीं देगा, बनाने ही नहीं देगा, रोक देगा मुझे। लेकिन मैंने आप रिस्ट्रिक्टेड हूं, मैं नहीं बना सकता, रिस्ट्रिक्टेड हूं मैं कि मैं असले की कंपनी नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं अप्रूवल ले लूं तो फिर क्या बना लूंगा, ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिट क्या है भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि आप जो है असले की कंपनी कोई भी इंडिविजुअल जो है बना नहीं सकता, बनाएगा तो आपकी ये जो फौज बनाएगी, आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बनाएगी। क्या अब आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये दोनों में फर्क है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब मना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आप करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। क्लियर है? अब आइए इसको दोबारा, अब इसको समझते हैं कि क्या मतलब है। देखिए प्राइवेट कंपनी में कह रहा है कि वो कंपनी जिसके आर्टिकल्स में लिखा हो, क्या लिखा हो कि आप राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है यार प्राइवेट कंपनी आपने बनाई है, प्राइवेट कंपनी आपने बनाई है तो यार आप क्यों ये इधर उधर शेयर्स बेचना और खरीदना कर रहे हो, प्राइवेट क्यों बनाई, फिर ये क्यों नहीं बना ली जब आपको पब्लिक डीलिंग करनी थी, जब आपको पब्लिक डीलिंग करनी थी। लोग कह रहे ये बना लेते हैं। क्या अगर मैं इसमें भी तुम्हें बोलूँ कि ट्रांसफर ऐसे अखबार में इश्तिहार देके शेयर्स बेचो, तो ये ब्रोशर्स बांटो, इसमें भी बोलूं तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ती है कैटेगराइज करने की। लॉ ने बोला भी देखो मैं दोनों में फर्क तो करूंगा इसी तरह, ये प्राइवेट है ना, ये तुम्हारे घर के 4 लोगों ने बनाई होगी मिलके, खानदान ने, बड़ा खानदान है उनके 20 लोगों ने मिलके बनाई होगी, इसमें और इसमें मुझे फर्क तो करना है ना। तो उसने क्या फर्क किया, उसने पहला फर्क क्या किया, उसने कहा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ट्रांसफर शेयर। अब एक सवाल है, क्या आप तीनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई, अब क्या एक दफा शेयर खरीद लिए जिंदगी भर नहीं बेच सकते, जब तक जिंदा है आखिरी सांस तक नहीं बेच सकते? नहीं है ऐसा, ओपनली नहीं बेच सकते। आप ये नहीं कर सकते कि डॉन में इश्तिहार दे दें, आप बिजनेस रिकॉर्डर में दे दें, ये आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन क्या अब मैं आपका फ्रेंड हूं, सही है, आप ट्रांसफर तो शेयर जब किसी एक से दूसरे के नाम पे जाएंगे तो ट्रांसफर ही होता है। एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसमिशन। नहीं देखिए, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता है सक्सेशन के थ्रू, ट्रांसफर तो वैसे का मैं आपको दे रहा हूं ट्रांसफर होगा। आपके अब्बू ने वसीयत की
कि मेरी इतनी एज हो जाएगी 60 ईयर्स के बाद मेरे जो इतने इतने शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं इस कंपनी में, ये मेरे दोनों बेटों में 50-50 हज़ार ट्रांसफर हो ये बढ़ जाएंगे, वो ट्रांसमिशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सही है, ट्रांसफर एक नॉर्मल ट्रांसफर, मैंने आपको बेचा वो ट्रांसफर होगा। जैसे आप गाड़ी होती है, आपने बाइक, आप सभी बाइक चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, आप लोगों के नाम पे होंगी, आपने जिससे खरीदी है आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली है, अपने अब्बू के नाम पे ट्रांसफर कराई होगी। क्या कहते हैं आप, क्या बोलते हैं एक्साइज के ऑफिस जाके कि ये गाड़ी ट्रांसफर कर दो मेरे नाम पे, ट्रांसफर होगी। ट्रांसमिशन क्या होता है, वो थ्रू सक्सेशन आपके आती है। आप लोग कोर्स में नहीं है, इंशाल्लाह C-FAB में उसके पूरे सेक्शंस हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह उसको वहाँ पे देखेंगे। कंपनी बनाई, मैं अपने शेयर्स आपने दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको, हाँ अब मैं वहीं आ रहा हूँ, वो बात रुक गई थी ना, ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट दे दी था तो वहाँ में रुक गया था। अब आया कि यार अब आप तीनों जो है, मैंने बोला आप इश्तिहार नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। अब आपका मैं एक दोस्त हूँ, आप कह रहे हैं यार मैं वाइंड अप करके ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अब मैं जो हूँ शेयर्स बेचना चाह रहा हूँ। सही है, अब हम दोनों दोस्त हैं, आपने बोला यार मेरे इतने शेयर्स हैं, आप मुझे फॉर एग्जांपल 10 रुपये इसकी ब्रेकअप वैल्यू है और फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल उसकी आ रही है 12 रुपये। आप बोले हैं मेरे पास 10 लाख शेयर हैं, तुम इतने के खरीद लो, कितने बन जाएंगे, 12 लाख नहीं 10 लाख है ना, 1 लाख कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये आपके बन गए 12 लाख बन गए। सही है, यहाँ पे कितने बन गए, 12 लाख बन गए। अब मैंने आपसे 12 लाख रुपए लिए, सॉरी मैंने आपको 12 लाख रुपए दिए, आपसे शेयर ले लिया। अब ये क्या रिस्ट्रिक्शन भी थी, आपने फॉलो करी, आपने कोई इश्तिहार नहीं दिया, आप कोई पब्लिक में नहीं गए, आपने कोई IPO नहीं कराया, आपने कोई जो है प्रोस्पेक्टस नहीं बांटा। प्रोस्पेक्टस अगेन हम आगे देखेंगे कि ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है कि आपने शेयर्स को ऑफर करते हैं, आपने इस तरह की कोई भी चीज नहीं करी, आपने रिस्ट्रिक्शन को ही फॉलो करी और आपने अपना शेयर्स भी बेच दिए। जब भी इसमें कहा रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट लिख देते तो इसका मतलब होता है एक दफा जो मेंबर बन गया प्राइवेट कंपनी का, वो जिंदगी भर नहीं हट सकता। तो इधर भी जितनी डाइवर्सिटी तो मिल गई है मुझे। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी कपड़े का फॉर एग्जांपल पार्टनर्स की कंपनी है, ठीक है, सही है। अब मैं मार्केट में बात फैलाता हूं फॉर एग्जांपल थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, तो मैंने फिर भी क्या होता है लॉस नहीं, वर्ड ऑफ माउथ देखो, वर्ड ऑफ माउथ फैलाना एक अलग चीज है। आप उनके पास गए, आपने कहा मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, आप इनके पास गए, आपने कहा मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, मेरे पास आया शेयर बेच रहा हूँ, सही है, लेकिन आपने क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। एक होता है ना कि आप एडवर्टाइज, आप पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं गए, आपने कोई फोरम, कोई मीडियम यूज नहीं किया, आप खुद जाते जाते आपने लोगों को ईमेल कर दी, लोगों को व्हाट्सएप कर दिया, ये तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं कर सकते। सही है, ये आ गया आपका रिस्ट्रिक्ट का, आपको मैंने समझा दिया। मना करना विद कंडीशंस, बिल्कुल। बस जो भी मैं सवाल ये अपने फिजिकल वाले बच्चों के साथ करूं, आप लोग भी उसको इक्वली रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आप लोगों का आंसर भी देख सकूं। अच्छा, दूसरे में क्या है, दूसरा बहुत सिंपल पॉइंट है, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके 50 होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी लॉ ना बाज़ वक़्त ना चीजें बच्चों की तरह भी समझाता है। सही है, लॉ ना बाज़ वक़्त चीजें बच्चों की तरह भी आपको समझाता है। अब वो कह रहा है कि देखो 50 तो होने चाहिए। अब कल को तुम ये ना आ जाओ कि यार ये तो इस कंपनी में जो 100 लोग काम करते हैं, गार्ड को भी गिन लिया। वो कह रहा है देखो जिन्होंने सरमाया लगाया है उनको काउंट करो, मेंबर्स को काउंट करो। जब उसने वर्ड देखो यहाँ पे काम करके नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 ओनली। सही है, मेंबर कौन होता है, मेंबर 2 या 3 लोग होते हैं। तो सब्सक्राइबर, अगेन मैं जो आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों ने एक एक बार तो तकरीबन पढ़ा ही है। सब्सक्राइबर होता है, नंबर 2 क्या, शेयर होल्डर होता है। अगेन ये हम देखेंगे जब आगे इसकी डेफिनेशन आएगी। तो ऐसा भी तो होता है कंपनीज में कि एम्प्लॉइज को शेयर दे देते हैं, एम्प्लॉय को शेयर दे, एम्प्लॉय मेंबर हो गया। अच्छा बस मेंबर नहीं। अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत आपने को एम्प्लॉय को शेयर दिया तो वो, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं करेगी, वो ज़ाहिर है 50 से ऊपर ही चले जाएंगे, पब्लिक कंपनी करेगी। कंपनी में सीट होता है, हाँ, प्राइवेट कंपनी में जरूरत नहीं है उनको इस तरह पे। अगर इससे ऊपर निकल गया 50 से ऊपर, या पर 50 होगा, उनका अपना कोई रिश्तेदार ना चाह रहा, कोई बेच नहीं रहा शेयर, वो बेचारा नहीं बन पा रहा, तो वो जो है करेंगे नहीं, पब्लिक वाले करेंगे, वो प्राइवेट वाले नहीं करेंगे, उसको ऑप्ट ही नहीं करेंगे, उनके लिए फिजिबल ही नहीं है। सही है, लिमिट देखिए एक एक वर्ड में बात वक्त ना मीनिंग होते हैं। नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स आपने अंडरलाइन करना है, मार्क करना है मेंबर्स को, 250 ओनली। बाकी वो कह रहे हैं नॉट इंक्लूडिंग पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अगर आपका कोई खादिम है, कोई आपका एम्प्लॉई है जिसको आप सैलरी पे रख रहे हैं, इवन आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं लेकिन वो मेंबर नहीं है, अगर उसके पास शेयर नहीं है तो वो नहीं बन सकता,
वो एक दो नंबर कभी वो दे सकता ही है, बल्कि फ्रिंडम ब्लैंक्स आप लोगों के उसमें तो नहीं है, तो बिजनेस लॉ में 15 है सब में। अच्छा दोनों में 15 तो आप लोगों को भी दे सकता है कि इतने जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग पे हैं, और जो है बताओ आप क्या कंपनी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल देगा कि 50 मेंबर ऑलरेडी हैं या 49 हैं, सही है 49 हैं, और बोलेगा कि 3 लोगों को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग पे रखा हुआ है, 3 मेंबर 3 लोगों को बोलेगा, तो पर या नाम दे देगा कोई भी ABC, बोलेगा इनको जो है आप हमने प्रॉफिट शेयरिंग पे रखा हुआ है, बताओ ये कौन सी कंपनी है, 4 ऑप्शन दे देगा, गारंटी लिमिटेड, प्राइवेट तो नहीं होगी, प्राइवेट ही होगी, 50 नहीं करेगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग पे रख दिया, मेंबर थोड़ी बनाए, मेंबर कैसे बनता है, या तो सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर, यानी मेंबर प्रॉफिट शेयरिंग तो दूसरे पे सकता है नहीं, मेंबर तो जाहिर है पैसा, देखिए हम चारों एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप पैसा लगाएंगे, आप मुझसे पैसा तो मांगेंगे, मैं कह रहा हूँ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक MCQ बना देगा, बोलेगा कि भाई देखो 49 मेंबर्स हैं, सही है, और 3 जो हैं उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग पे उनको रखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, सही है। अब बताएं कौन सी कंपनी है, 49 में से प्रॉफिट शेयरिंग में 3 को 49 नहीं है, एक्स्ट्रा है और अलग लोग हैं, ऑलरेडी 49 है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेंबर्स के अलावा भी लोग रख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में, आप बिल्कुल रख सकते हैं, इधर भी होता है प्रॉफिट पार्टनर, आप पार्टनरशिप में भी रख सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं पड़ता है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर प्रॉफिट शेयर करे तो वो पार्टनर है, PNS का जैसे है ना कि CA फाइनेंस के जो टीचर पढ़ाते हैं उनको प्रॉफिट शेयरिंग में कर सकता है, फॉर एग्जांपल इस तरह ना, बिल्कुल बिल्कुल ओनर्स पे भी 2 ही हैं, ओनर्स पे बिल्कुल ऐसे ही है, क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है, आप लोगों को क्लियर है, तीसरे में कह रहा है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, अब देखिए अब वो दूसरी वाली बात आ गई प्रोहिबिट वाली, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स इफ एनी और डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल, तीनों अलग अलग बता रहे हैं, आप लोगों के कोर्स में जो शेयर्स का जिक्र है, डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो इसको हम इतना फोर्स नहीं करेंगे। अब कह रहा है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, देखो ये प्रोहिबिट क्यों कह रहा है, प्रोहिबिट क्यों कह रहा है, देखो ऊपर उसने बात कर दी रेस्ट्रिक्शन की, सही है, उसने कहा कि यार तुम्हारे जो है रिस्ट्रिक्ट करता हूं मैं ट्रांसफर को तुम्हारे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, अगर वो यहां प्रोहिबिट नहीं लिखता तो ऊपर वाली बात नल एंड वॉइड हो जाती है, ज़हन में बैठ रही है, देखिए उसको दोबारा पढ़ें, उसको पॉइंट को दोबारा पढ़ें, कह रहा है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, सही है। अब इसको पढ़ें, सी को, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, अगर यहां प्रोहिबिट नहीं लिखता तो ये नल एंड वॉइड हो जाती, सही है। वो कहता है तुमने नीचे तो तुमने उसको बोला जाओ खुल्लम खुल्ला सबको बेचो, और ऊपर तुम कह रहे हो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, वो कहता है भाई ये अगर ये पॉइंट सी हटा दें तो ए का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किस तरह रिस्ट्रिक्ट करोगे उसको, जब तुमने नहीं उसको रोक ही नहीं रहे किसी इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, तो फिर आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बन रहा है। कह रहा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, आप किसी भी तरह पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते, सही है, तो जनरल पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते। अगेन मैं वो आपकी कपड़े वाली एग्जांपल में अभी भी कह रहा हूँ वो वैलिड है, क्योंकि आप किसी ना किसी जान पहचान वाले को जा रहे होगे, आप सड़क पे रोड पे ऐसे नहीं खड़े होगे माइक लगा के कि यार मैं कोई भी शेयर्स मेरी कंपनी के खरीद ले, हाँ नहीं ऑप्शन नहीं है, शेयर्स का ऑप्शन नहीं होता, शेयर्स का ऑप्शन नहीं होता, शेयर्स का ऑप्शन नहीं होता, शेयर तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप बेचते हैं ना, नहीं वो तो शेयर्स की बात कर रहे थे, वो 2 शेयर्स के रेफरेंस से कह रहे थे कि मैं जाके बोल रहा हूँ कि यार मेरी प्राइवेट कंपनी है, आप जो है खरीद लें, सही है। अच्छा ये नीचे 1-2 लाइनें सिंपल सी लिखी हुई हैं, वे 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन कंपनी जॉइंटली, फॉर एग्जांपल आपके अब्बू ने आप दोनों के नाम पे शेयर रखें, तो वो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग वो एक ही मेंबर होगा, प्राइवेट कंपनी में तो मसला, पब्लिक में तो मसला ही नहीं है ना, उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, फॉर एग्जांपल आप एक बाप है उसके 5 बच्चे हैं, उसने 5 के नाम पे शेयर दे दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड नहीं किए सॉरी, उसने ये 5 के हैं, सही है, ये सारे जॉइंट ओनर्स होंगे, जितना भी डिविडेंड आएगा 5 में इक्वली डिवाइड होगा, सही है। जॉइंट जैसे अगर आप बैंक अकाउंट कभी आपने खुलवाया हो तो वहां भी ऑप्शन होता है जॉइंटली सिंगली, कभी इंशाल्लाह अगर हाँ जॉइंट अकाउंट कहें तो या सिंगल अकाउंट कहें, बिल्कुल 2 बंदों के नाम पे, एक शेयर 2 बंदों के नाम पे, सही है। तो वहां पे वो कह रहा है अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के नाम पे अगर शेयर्स हैं तो वो एक ही मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग कहलाया जाएगा, दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर ओनली। A private company has to add private limited at the end of it, भी हम मेमोरेंडम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यह चीज़ आ जाएगी, प्राइवेट कंपनी में लाजमी प्राइवेट लिखा जाएगा और प्राइवेट जो है वो ब्रैकेट में होगा,
पैरेंथेसिस कहते हैं शेष ब्रैकेट को, और आगे आपका लिमिटेड का वर्ड ऐड हो जाएगा। लिमिटेड तो खैर सब में ही आएगा, एसएमसी में भी आएगा, लिमिटेड पब्लिक में भी आएगा, लिमिटेड प्राइवेट में भी आएगा। ये इंशाल्लाह जब इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में इसको देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल क्लियर है? आप लोगों को सवाल, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछें। प्राइवेट में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी ना? नहीं, क्यों अनलिमिटेड होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड का वर्ड आ रहा है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और क्लियर हो जाएंगी चीजें। प्राइवेट में अनलिमिटेड क्यों होगी, लिमिटेड होगी। अभी हम इसको और पढ़ लें ना, ऑन द बेसिस ऑफ, वो तो पढ़ लें पहले, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी पढ़ेंगे ना, फिर एसएमसी में भी लिमिटेड होगी। अगेन अभी मैं जानबूझ के इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा आपकी बात को, ये मेरा सवाल होगा आपसे कि अभी मैं नहीं बता रहा, ये जब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पढ़ेंगे तो मेरा ये सवाल होगा आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? आपका सवाल होल्ड पे रहा, आपका सवाल जो है इस आज ही की क्लास में इंशाल्लाह एंटरटेन हो जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहा है सिंगल मेंबर कंपनी। सही है, प्राइवेट कंपनी उसने बता दी। ये अभी क्या चल रहा है, हमेशा याद रखें, कभी भी आप कोई बड़ा सेक्शन पढ़ लेना तो उसके कंटेक्स्ट को याद रखा करें। कि कंटेक्स्ट कैसे कहते हैं? बैकग्राउंड नॉलेज को, कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या, पढ़ क्या रहेगा। आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा हम पढ़ क्या रहे, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? प्राइवेट। अब वो दूसरी बता रहा है सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी को जो गवर्न करते हैं ना, एसएमसी रूल्स हैं जो आप लोगों के, अब तो सीए फाइनल में भी नहीं है, एसएमसी रूल्स हैं, ये आप लोगों को पूरा गवर्न करता है। तो इसका तो ये आपको सी फैप में भी नहीं है, सी इंटर में तो पहले, मतलब ये कैप लेवल में तो पहले ही नहीं था, तो इसमें इतना घुसने की हमें जरूरत नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है भाई? ये वो कंपनी होती है जिसका एक ही मेंबर होता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। सही है, वही होलसेल होता है, वही सब कुछ होता है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, सब कुछ वही है। हाँ, वो चाहे तो और कोई डायरेक्टर किसी को बना सकते हैं, लेकिन हम इसके इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी समझने के लिए क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर, और पूरी कंपनी का कर्ता धर्ता वही मेंबर होता है। मेंबर इसमें मोर देन वन नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर दो हो जाएंगे तो लॉ बोलेगा प्राइवेट कन्वर्ट करा लो, क्यों एसएमसी रखी है। जब उसके साथ एस ऐड कर दिया सिंगल का वर्ड, तो फिर आपके दो कैसे हो सकते हैं? सिंगल, फिर दूसरा क्या बोल रहा है? मेंबर। सिंगल मेंबर मतलब एक ही मेंबर होगा। आइए इसको रीड भी कर लेते हैं। इट इज अ कंपनी विच कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इन दीज कंपनीज, इसको किस तरह लिखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल एसएमसी, अगर एग्जाम्पल कोई भी है, एंग्रो, एक मिसाल के तौर पे एंग्रो है, अगर सही है, क्या होगा? एंग्रो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। सही है, ये उसको लिखा जाएगा। नहीं, एसएमसी को ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी एसएमसी ब्रैकेट में हाइफन आएगा ना। सही, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ये यूं कंपनी लिखी जाएगी। तो कभी ऐसे जैसे तो पीवीटी और प्राइवेट तो सेम ही अज्यूम करेंगे ना? नहीं, आपको पूरा लिखना होता है, पूरा लिखना होता है, पीवीटी नहीं होता। वो तो हम लिखने में वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ता है। अच्छा, पब्लिक कंपनी में क्या कह रहा है? अब देखिए, मैंने वही वाली बात, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपसे मेरा सवाल है, पब्लिक कंपनी में कह रहा है मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी है। अब आपने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझी थी, आपने कहा यस सर मुझे समझ में आ गया। अब मुझे इस डेफिनेशन का मतलब बताइए। मतलब एक से ज्यादा मेंबर होगा? नहीं, गलत, दोबारा पढ़ें, एक सेकंड दोबारा पढ़ें। पब्लिक, आप लोग भी बताइए ऑनलाइन वाले, पब्लिक कंपनी में कह रहा है मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी का मतलब बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग भी बताइए। एक सेकंड पूछता हूं। सही, वेरी गुड, वेरी गुड मोहम्मद। चले आप बताइए। सर ये इसका मतलब ये है जितनी रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस है ना प्राइवेट कंपनी में सब हटा दी पब्लिक कंपनी से। आप It does not restrict the right to transfer its shares. It does not limit the number of its members. It does not prohibit any. वेरी गुड, दोनों के जवाब सही हैं। भाई देखिए, लॉ कह रहा है कि भाई मैं डुप्लीकेशन क्यों करूं, मैं क्यों डज नॉट नॉट करके बताऊं। लॉ कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी मैंने डिफाइन कर दी,
प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स के तहत ये चीजें हो रही हैं, तो कह रहा है मैं प्राइवेट को क्यों, पब्लिक को क्यों डिफाइन करूं। मैं बोल रहा हूं कि प्राइवेट का पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। मतलब क्या कि वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर की, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है मेंबर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम की है 3, सही है। तीसरा क्या, वहां कोई प्रोहिबिशन नहीं है, सही है, क्लियर हो गया। अब पब्लिक कंपनी में इधर भी, अब वो कह रहे हैं पब्लिक कंपनी क्या लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। देखिए एक चीज समझे, अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लिस्टेड अनलिस्टेड क्या, ये क्या डिफरेंस है, क्या होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाम सबने सुना होगा, तो ये एक फोरम है। ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज, को थोड़ा सुनने में 1 मिनट की बात करूंगा इस पे। स्टॉक एक्सचेंज एक फोरम है जहां आप जाते हैं, आप बोलते हैं भाई देखो मैं अपने इतने नंबर ऑफ शेयर जो हैं पब्लिक को इशू करना चाह रहा हूँ। अच्छा क्यों इशू करना चाह रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, थोड़ा और पीछे जाते हैं, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं। देखिए शुरू में ना बेस बन रही है तो सारी चीजें जो हैं खोल खोल के समझाई जा रही हैं। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या हो सकती है आपकी। नंबर 1 क्या है आपका, बैंक लोन, सही है। डेट फाइनेंसिंग कह लें, बिल्कुल सही, सही है। अच्छा नहीं, मैं ब्रॉड टर्म में पूछ रहा हूँ, सही है। नंबर 2 क्या है आपका, आप शेयर होल्डर्स के पास जाएं, सही है, शेयर होल्डर्स के पास जाएं, सही है। वो डेट फाइनेंसिंग में आ जाएगा ना, आपने बहुत ब्रॉड बात कर दी डेट फाइनेंसिंग वाली ना, उसमें बैंक भी आ जाएगा, उसमें आपके जो है सुकूक्स भी आ जाएंगे, सही है, उसमें आपके जो है ये जो है लॉन्ग टर्म TFCs होते हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, सही है, सब आ जाएंगे इसके अंदर, सही है। अब आया आपका दूसरा मीडियम क्या है आपका, शेयर होल्डर्स, सही है। दूसरा क्या है आपका, शेयर होल्डर्स के पास आप जाएं, सही है। और आपका अगर एक और क्या है आपका, आप जो है मतलब रिस्ट्रिक्शन है इस पे, लेकिन क्या है, डायरेक्टर्स, मेंबर्स के पास जाए, डायरेक्टर्स के पास जाए। तो मैं जो हूँ नहीं इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसको हम थोड़ा सा, आप लोगों के कोर्स में इसका पूरा हिस्सा शामिल नहीं है तो मैं इसको नहीं जा रहा इसमें। तो हमने क्या पढ़ा, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है हमारे पास, या तो मैं बैंक के पास जाऊं, मतलब मैं डेट सर्विस करवा लूं, डेट फाइनेंसिंग करवा लूं, सॉरी डेट फाइनेंसिंग में क्या होगा, या तो आप बैंक के पास जाएं, या आप बोलें कि भाई मैं सुकूक्स इशू कर रहा हूं। सुकूक्स और इसमें TFC में क्या फर्क है, इस्लामिक के एक कन्वेंशनल है, सही है, कन्वेंशनल का वर्ड यूज करें, सही है। तो या दूसरा क्या है, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के बाद आप किस तरह जा सकते हैं, शेयर होल्डर के बाद आप किस तरह जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका होता है आपके पास कि आप जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आप बोलेंगे भाई तुम लोग और पैसा दो, हम तुम्हें और शेयर्स दे रहे हैं। अगर वो सब के सब राजी हो जाते हैं तो आप उन्हीं से काम अपना चला लेते हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं यार नहीं, ये तो पैसा मुझे नहीं देंगे, मुझे अब बल्कि मैं लिख देता हूं इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आपको लग रहा है नहीं यार ये तो नहीं देंगे मुझे पैसा, अब क्या करूं मैं, सही है, मुझे जाना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, सॉरी नॉन एग्जिस्टिंग न्यू शेयरहोल्डर्स आप जो है जाएंगे। अब ये किस तरह जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में, सही है। क्या अब आपने क्या किया, आपको पैसा उठाना है, आपने कहा नहीं ये क्रॉस, सही है, इसमें ये वाला क्रॉस नहीं हो रहा, नहीं दे रहे लोग पैसे, अब मैं न्यू के पास जा रहा हूं। अब मैं क्या नए लोगों को अप्रोच करूंगा जिनको मैं नहीं जानता कि भाई मेरे शेयर्स को खरीद लो। अब वो किस तरह करेंगे, अब वो क्या कंपनी खुद किसी भी तरह से कर ले, नहीं, उसका एक इदारा है, एक फोरम है। वो फोरम क्या है जी, वो फोरम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX। PSX वो इदारा है जो आपको ब्रिज करेगा, किसको ब्रिज करता है PSX, किसको ब्रिज करता है PSX, ब्रिज करता है बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक, सही है। ये दोनों को जो है ये ब्रिज करता है, कंपनी को भी करता है और पब्लिक को भी करता है। ये दोनों को ये एक मीडियम फोरम प्रोवाइड करेगा। आपको बोलेगा सही है, आपको 1 अरब रुपए चाहिए, 1 बिलियन चाहिए, सही है, कितने शेयर होंगे 1 बिलियन के, अगर मैं 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर होंगे 100 मिलियन, बिल्कुल सही कहा। ये 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, सही है। 100 मिलियन शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये बन जाएगा ₹1 बिलियन, सही है। उसने बोला सही है, आपको 100 मिलियन शेयर इशू करने हैं, 10 रुपए के एक कर रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं एग्जांपल को। आप PSX के पास गए, आपने बोला भाई मुझे ये करना है, उसने बोला सही है। अब वो काम शुरू करवाएगा आपसे, आपको बोलेगा प्रोस्पेक्टस बनाओ, सही है, वो आप प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, फिर वो आपका प्रोस्पेक्टस जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से पहले अप्रूव होता है, फिर SEC पे जाता है जो कमीशन है, सही है। दोनों यहाँ से जब हो जाता है तो फिर आपके वो डेट्स आती हैं,
सही है कि भाई इस दिन पे आपकी जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन होगी, फिर बिल्कुल 3 दिन का होता है वो, सही है, 3 दिन में वो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया तो वो फिर जो है आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, इस पे और बात होगी जब प्रोस्पेक्टस पे हम जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या है जी, ये मैंने आपको पीएसएस का थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया। लिस्टेड और अनलिस्टेड में सिर्फ यही फर्क है कि जो कंपनी ये वाला काम कर लेती है वो कौन सी है, लिस्टेड, जो ये नहीं करती वो कौन सी है, अनलिस्टेड। अच्छा, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या मैं ये वाला काम कर सकता हूँ? क्यों? सर रिस्ट्रिक्टेड है ना, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, वेरी गुड, रिस्ट्रिक्टेड है भाई, ये तो पब्लिक डीलिंग हो रही है, यहाँ पे पब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ आपके ए पॉइंट भी नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा, सी भी नहीं रहेगा। जब पब्लिक के पास जाएंगे तो हजारों शेयर होल्डर्स होंगे। जैसे हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, 3200, कभी 3300 भी हो जाते हैं। अब पीएसओ जैसी कंपनी है उसके तो हो सकता है 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, हमें क्या पता। मैं तो अपनी कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3200 3000, क्या 3200 के साथ आप प्राइवेट लिमिटेड बन सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता, 50 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, अच्छा अब देखो ये दोनों, ये तो हमने समझ लिया कि ये नहीं हो सकता, ये पब्लिक ही वो कंपनी होगी जो जाएगी। अच्छा, जो जाएगी, अच्छा बल्कि एक चीज पीछे जाते हैं। अब मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या फर्क हुआ, दोबारा बताइए एक दफा। लिस्टेड सही है। अच्छा मुझे बता, अच्छा दूसरी बात, क्या दोनों का पब्लिक होना जरूरी है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो? यस सर। सही है। अच्छा, लिस्टेड अनलिस्टेड में या मिसाल के तौर पर अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, क्या वो लिस्ट हो सकती है? यस सर। कैसे होगी? इसी प्रोसेस से होगी। तो लिस्टेड अनलिस्टेड का क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि उसने पब्लिक को अप्रोच किया, उसने पब्लिक को, जनरल पब्लिक, उसने जनरल पब्लिक को अप्रोच नहीं किया। अगर एक पब्लिक कंपनी है, मिसाल के तौर पे अनलिस्टेड है, अगर एक पब्लिक कंपनी है लेकिन वो क्या है, अनलिस्टेड है, एक पब्लिक अनलिस्टेड है, क्या उसके 1000 मेंबर हो सकते हैं? यस सर। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है उसकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो, वो बहुत जगहों पर उठता बैठता हो, उसने लोग मेंबर्स बढ़ा लिए ओवर द पीरियड, 40-50 साल हो गए कंपनी को, उसने बढ़ा लिया, चले गए वो। अनलिस्टेड कंपनी ने ऑप्शन ओपन रखा है आपने। हाँ, अनलिस्टेड लिस्टेड में सिर्फ यही फर्क है कि वो अभी तक यहाँ नहीं गया। दोनों पब्लिक हैं, दोनों के मिनिमम 3 है, दोनों के मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि एक यहां गया, एक यहां नहीं गया, सिर्फ ये फर्क है दोनों में। आइए अब इसको पढ़ते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, जो पीएसएस के 2 लिस्टेड कंपनी पीएसएस के पास जाएगी आसमा, वो जो है आपकी जो पब्लिक कंपनी जो है पीएसएस के पास जाएगी वो लिस्टेड हो जाएगी। जो पब्लिक कंपनी पीएसएस के पास नहीं जाएगी वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही रहेगी। दोनों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों में कोई प्रोहिबिशन नहीं है, दोनों में कोई मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स नहीं है। आइए इसको पढ़ते हैं, आप लोगों के समझ में आ गई है, गुड। तो आप लोग जो है इसको बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। पब्लिक कंपनी में कह रहा है मीन द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, सॉरी पब्लिक लिस्टेड पढ़ते हैं, मीन द पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर एंटिटी। और जब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन इंशाल्लाह आगे आएगी, देख लेंगे उसको। और एनी अदर एंटिटी, उसने बहुत ब्रॉड बात कर दिया, और एनी अदर एंटिटी का कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, उसने फिर भी उसने कह दिया एनी अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज या शेयर। देखिए एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है, शायद आप लोग, बल्कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है वो, तो उसमें शेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स भी आ जाएंगे, डिबेंचर्स भी आ जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने सिक्योरिटीज इंक्लूड, और वो सारी चीज़ें उसने आगे बताई है कि सिक्योरिटीज के अंदर ये चीज़ें आएंगी इंक्लूडिंग शेयर। जब भी उसने बोला सिक्योरिटीज या आपके शेयर्स जो हैं लिस्टेड हो, कहाँ पे, आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड पढ़ते हुए आप लोगों का सवाल लेते हैं। अनलिस्टेड में क्या कह रहा है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर। देखो उसने ये नहीं बोला, उसने बोला इन्होंने अभी तक ऑफर नहीं किया, मतलब वो इन्होंने इनको अप्रोच नहीं किया। पब्लिक अनलिस्टेड वो ही नहीं कह रहा कि जो जा नहीं सकती, या अनलिस्टेड वो कह रहा है पब्लिक अनलिस्टेड वो है जो बड़ी अच्छी उसने ड्राफ्टिंग करी है। उसने कहा ये वो कंपनी है जिन्होंने अभी तक इनको अप्रोच नहीं किया, इनको ऑफर नहीं की, पब्लिक को ऑफर नहीं किया। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर्स, किसको, टू जनरल पब्लिक। जनरल का वर्ड आपने यूज करना होगा, सिर्फ पब्लिक नहीं लिखना। पब्लिक में तो दोस्त भी आ जाएगा ना आपका, रिश्तेदार भी आ जाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब क्या, जिनको आप नहीं जानते हो, अवामुन नास जिसे कहते हैं आप उर्दू में। हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड।
आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जरा अब ये यहाँ पे आके लिस्ट ही नहीं हुई तो इनके शेयर्स ट्रेड भी नहीं हुए। कभी मौका लगे, कभी भी फारिग वक्तों में बैठे हो तो मोबाइल आप लोगों के हाथ में होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट देखें, उस पर आपको शेयर्स की प्राइसेस आ रही होती हैं। LTCP का मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, सही है। फिर वो बताएगा चेंज कितना हुआ, कितना ऊपर गया मैक्सिमम उस दिन, कितना नीचे आया, और उस दिन की क्लोजिंग प्राइस बता देगा। अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। लिस्टेड अनलिस्टेड बन सकती है वापस? बिल्कुल बन सकती है। वो हमारे CFAP में पढ़ेंगे हम, जो लिस्टिंग रेगुलेशन के रूल्स है ना, PSS की अपनी एक रेगुलेशन है जिसमें से चैप्टर नंबर 4 है उसका लिस्टिंग रेगुलेशंस का, वो आप लोग इंशाल्लाह CFAP में पढ़ेंगे। वहाँ वो अनलिस्टिंग का प्रोसेस बताता है पूरा। अनलिस्टिंग बिल्कुल हो सकती है। यूनिलीवर ने करी थी अनलिस्टिंग। यूनिलीवर का नाम आपने सबने सुना होगा। यूनिलीवर अब तो आप लोगों के उस पर भी है, CA ट्रेनिंग वालों पे भी है। तो यूनिलीवर अनलिस्ट हुई थी। जब मैं उस जमाने में मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट भी कर रहा था, तो यूनिलीवर अनलिस्ट हुई थी। अनलिस्ट सर स्टॉक एक्सचेंज का भी ऑडिट होता है? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट होता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज NPO है क्या है? नहीं, NPO नहीं है। पहले गारंटी लिमिटेड थी, फिर इन्होंने पब्लिक अनलिस्टेड करी, अब ये खुद लिस्ट हो गए, अपने पास ही लिस्टेड हैं। ये बड़ी बातें हुई थी जब बनी थी ना, यार ये कैसे सकता है, तो मैनिपुलेशन कर देंगे, इनके शेयर बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि शेयर बढ़ा दें, बहुत सस्ता शेयर है इनके, 10-15 रुपये का शेयर है, क्योंकि इतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन इदारा बहुत बड़ा है, एक बहुत जिसे कहते हैं कोर काम कर रहा है आपकी इकोनॉमी का ना, क्योंकि इससे कनेक्टेड बिजनेसेस बहुत है ना। इससे कनेक्टेड बिजनेस, अगेन आप लोग CFAP के बच्चे नहीं हैं, अच्छे तरीके से उसको नहीं समझेंगे। इंशाल्लाह CFAP में आप लोग आएंगे, आप लोगों को बताऊंगा। इससे कनेक्टेड बिजनेसेस बहुत होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इससे कनेक्टेड होती हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, अगर भी सुना हो फंड्स, और भी बहुत सारे बिजनेस इससे कनेक्टेड होते हैं। इससे कनेक्टेड बहुत, ये खुद को इतना जनरेट नहीं कर रहा है, इससे बहुत, इससे सारे ब्रोकरेज हाउसेज आपके कनेक्टेड हैं। ब्रोकरेज हाउसेज, आरिफ हबीब, ये सब ब्रोकरेज हाउसेज सब कनेक्टेड है। तो ये वैसा नहीं, ये खुद ये इससे कनेक्टेड बहुत बड़ी मार्केट है जिसको ये चला रहा होता है, जिसकी वजह से ये चल रही है। अच्छा जी, कह रहा पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हाउएवर इज एंटाइटल्ड, वही वाली बात, entitled to make an offer to the general public as and when it thinks fit, जब उसको दिल चाहे वो कर सकता है, सही है। अनलाइक प्राइवेट कंपनीज, देखो, और लॉ ने बिल्कुल से कहते हैं ना, स्पून फीडिंग करी आप लोगों को। अनलाइक प्राइवेट कंपनीज विच आर फॉरबिडन टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, सही है, क्लियर हुआ कि प्राइवेट कंपनी उसने कह दिया कि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अच्छा, अगर प्राइवेट कंपनी को करना हो तो क्या करना होगा? पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को इनटू पब्लिक कंपनी। कन्वर्जन किस तरह होगी? ऑल्ट्रेशन होगा, मेमोरेंडम भी, आर्टिकल भी, दोनों ऑल्ट्रेशन होगा। नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा देंगे, सही है, और रिस्ट्रिक्शन सारी हटा देंगे। और जब हम इसको जी बोले बनाई क्यों प्राइवेट कंपनी? मर्जी, अब चाह रहे हैं कि नहीं यार लिस्टेड हो। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ लिस्टेड है, इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेट कंपनी। 1994 या 3 में बनी थी, प्राइवेट कंपनी बनी थी, सही है। 2018 में 17 या 18 में पब्लिक अनलिस्टेड बनी, लिस्टिंग करानी थी उनको, डायरेक्ट तो लिस्टिंग में नहीं आ सकते, पहले कन्वर्ट कराई, पब्लिक अनलिस्टेड बनी, फिर 1 साल बाद लिस्ट हो गए। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है फिर सर? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वो भी बन सकती है। अगर अनलिस्टेड लिस्टेड है, लिस्टेड से अनलिस्ट हो, फिर वो 50 से कम बेच दो, सबको वापस कर दो शेयर। जब आप लिस्टेड कंपनी से अनलिस्टेड होते हैं, जब भी आप वापस करते हैं, यूनिलीवर ने सबसे शेयर बायबैक करे थे, इसे बायबैक कहते हैं। बायबैक कंपनी लॉ भी बताता है, एक सेक्शन है जो पूरा बायबैक के बारे में बताता है, और उसको पूरे लिस्टिंग की जो बायबैक को रेगुलेट कौन करता है? PSX के रूल्स करते हैं। आप लोग इंशाल्लाह CFAP में पढ़ेंगे। कोई सवाल है? नहीं सर। अच्छा जी, अब आइए, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो पूछें, ऑनलाइन में किसी को कोई सवाल है तो पूछें। सर CFAP तो पूरा कंपनी लॉ है ना मेरे ख्याल से? कॉर्पोरेट लॉ तो है ही है, इसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं। ये आपका अगर पूरा कोर्स में देखूँ ना, तो ये मेरे ख्याल से 8 से 10% होगा ये CFAP का, तो उसका ये 8 से 10% होगा ये, क्योंकि ये तो आपका कंपनी लॉ का ही तकरीबन 30-35% है। ये तो आपका कंपनी लॉ का ही 30-35 है, शायद में 8-10% यही होगा, बल्कि 10 भी मुश्किल है। 8% ही होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी पेपर निकाल लो 1-2 अटेम्प्टों में। ये कोर्स ये बढ़ाते रहेंगे, इन्होंने तोड़ा ही इस तरह से। अभी उन्होंने हल्का धचका दिया है कि भाई चलो सही है, तोड़ रहे हैं तो हल्का हाथ रख लो बच्चों पे,
छोड़ दो। ये बिजनेस लॉ भी बढ़ाएंगे अभी, आप देख लेना 1 साल बाद जब आप इंशाल्लाह सीफैप में एंटर हो जाएंगे तो आप लोग देखेंगे ये कोर्स बढ़ता चला जाएगा, वाइंडिंग अप बढ़ेगा। अभी उन्होंने बहुत बड़ी अहमकाना तेरी ऑडिट निकाल दी, मैं उस दिन भी पहली क्लास में बात कर रहा था, आप ऑडिट कैसे निकाल सकते हैं, आप ऑडिट फर्म्स में बच्चों को भेजना, आपने पूरा ऑडिट का सेक्शन ही उड़ा दिए। तो ये 1.5 साल में आपने उड़ाया, चलो आपको था कि एजुकेशन स्कीम आप रिवाइज कर रहे हैं, आप ढंग का सिलेबस बना देंगे, ले आएंगे उसको, हमें सब्जेक्ट तोड़ दिया, आपने ऑडिट हटा दिया। ये ऑब्जर्वेशन आएगी, ये टीचर्स देंगे, लोग देंगे ये कि ऑडिट डालें। नहीं देखो ICAP को तो अरे वो तो उस तरह देखते हैं ना कि आपको फॉर्म भेज रहा है तो क्या आप चीज़ आपको फॉर्म के लिए पता होनी चाहिए, वो तो यूँ देखता है आपको ना, वो लॉ ये सब नहीं देखता, वो ना वो लॉ बनाता है। सही है, अगर कंपनी लॉ कोर्स बढ़ रहा है तो बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, स्टेट बैंक के लॉज बढ़ गए, जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये सब पढ़ते हैं, कहाँ है स्टेट बैंक का तो वही है, फेरा फॉरेन एक्सचेंज जब इंशाल्लाह सीफैप में सारा पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिचुएशन की बिल्कुल टैक्स में भी यही है। अच्छा आइए चलें, सही है जी। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पढ़ते हैं हम। अच्छा अब यहाँ आप लोग गौर से सुने, मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाला हूँ। इतनी अच्छी यकीन करें आप लोगों की बेसिक्स होंगी ना, आप 1-2 चैप्टर आप मेरे साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह पढ़ें और सॉल्व करें पास पेपर, आप देखें आपको फर्क नजर आएगा तीसरे चैप्टर से। ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो 3 बैचेस मैंने पढ़ाए मैं उस पर कह रहा हूँ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह मेरी 2-3 चैप्टर में बात सुनने। फिर फाइनेंस से फाइन अभी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, इंशाल्लाह KNS में शुरू करेंगे। अच्छा जी अब कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, सबसे पहले कह रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा अभी हमने पढ़ लिया, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, सही है, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एक है SMC, 3 हमने पढ़ ली। अब वो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर कह रहा है अनलिमिटेड कंपनी। अगर आप लोग अकाउंटिंग आप लोगों ने शुरू की होगी ना, हो सकता है किसी ने फर्स्ट ईयर में की हो, कुछ भी किया, सबसे पहले एंट्री आप पास करते थे कैश डेबिट के कैपिटल क्रेडिट। ये कैपिटल क्या होता है, ये वही शेयर कैपिटल ही होता है। आप लोग उस वक्त शेयर कैपिटल नहीं लिखते थे, फर्स्ट ईयर में तो नहीं लिखा होगा अभी शेयर कैपिटल, किसी ने इंटरमीडिएट से किया है, तो मैंने इंटर से किया है, हमने कभी शेयर कैपिटल नहीं लिखा इसको, हमेशा कैपिटल ही लिखा, बेसिकली वो शेयर कैपिटल होता है। अच्छा इस पैसे से क्या होता है, इस पैसे का फिर क्या होता है, सबको शेयर इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड है, सॉरी पब्लिक लिमिटेड है, 3 लोग हैं, आप मिस्टर ए हैं, आप बी हैं, आप सी हैं, सही है, कितना लिया, 1 लाख लिया, सही है, 33 हज़ार के सबको शेयर इशू हो गए, 33 कर लें और एक को 34 कर दें, सही है, इसके शेयर्स आपको इशू हो गए। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, @10, पीछे की वर्किंग बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में यहाँ और देखेंगे, होता इसी तरह है बिल्कुल। @10 कितने शेयर इशू है आपको, 3300, आपको कितने हुए 3300, आपको कितने हुए 3400 शेयर, ये 10,000 शेयर्स की, ये यूं पीछे वर्किंग चलती है। सबसे पहले एंट्री आपने क्या करी होती है, और वो कह रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है। देखिए कोई बंदा कंपनी बना रहा है, एक बंदा प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों नहीं बना रहा, आप 3 लोग हैं, आपके पार्टनरशिप का भी तो ऑप्शन था, पार्टनर्स भी तो हो सकते हैं, सही है, 20 पार्टनर्स अलाउ हैं, सही है, तो आपने वो क्यों नहीं बनाई, ये क्यों बनाई, क्या आप बेवकूफ़ हैं, आप SECB के पास जा रहे हैं, इतनी पकड़ाट कर रहे हैं, इतनी रेगुलेशंस के उसके थ्रू होके कंपनी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई, आप क्यों बना रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। दोनों में क्या फर्क है, जो आपकी पार्टनरशिप और इसमें, कि वहाँ अनलिमिटेड है, आपका घर आपके नाम पे एक चीज बिक जाएगी, वहाँ पे आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपके भाई या बहन या आपके बच्चे रह रहे हैं वो तक बिक जाएगी, आपके नाम पे, हाँ आपके नाम पे गाड़ी है वो भी बिक जाएगी, सही है, वो आपको जिसे कहते हैं जो आपके नाम, जब तक उनका पैसा रिकवर नहीं होता रहता सब कुछ आपका बिकता चला जाएगा। लेकिन यहाँ लिमिटेड बाय कंपनी बनाने का मकसद असल यही होता है कि आप अपनी लायबिलिटी को लिमिट करें। नंबर 1, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लायबिलिटी है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। जो कंपनी की बैलेंस शीट है आपकी वही लायबिलिटी है, जो कंपनी की बैलेंस शीट आ रही है वो आपकी लायबिलिटी है, इससे ऊपर की ओवर एंड अबव आपकी 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है। अब बैंक, अब जैसे मैं उस दिन बात बता था हैस्कॉल, पढ़े कभी जाके, मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आए। हैस्कॉल में बहुत बड़ा भी 45 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, इस कंपनी ने किया 45 अरब रुपए का, पंप्स तो इसके देखे ही होंगे आप लोगों ने, भारी कंपनी है ये,
45 लोकल है, बाहर का बंदा बैठा हुआ था यार, मेरे ख्याल से लोकल है, मेरे ख्याल से लोकल है, ये ग्रुप है पूरा एक, ये नहीं, ये तो OMC है, OMC है ना, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सही है। 45 अरब रुपए का इसमें फ्रॉड हुआ है, उन्होंने किया, सही है। अब ये हुआ क्या होगा, अब बैंक लुट गए, सबसे बड़ा पोर्शन था नेशनल बैंक का, हमारा सरकारी बैंक, 28 अरब रुपए उनके थे। ये बड़े फिगर्स होती हैं, अगर इतना फ्रॉड हो जाए ना, 400-500 मिलियन बैंक को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता बैंक के लिए। बैंक की बैलेंस शीट अगर BBL की उठा के देखेंगे ना, 2.1 ट्रिलियन की है, सही है। इसी तरह HBL की है, इसी तरह MCB की, वो 2 ट्रिलियन में जा रही है, सही है। लेकिन 28 अरब रुपए का, अब ये कैसे रिकवर करेंगे 45 अरब, सही है। और इनकी बैलेंस शीट पर अगर आप जाए ना, तो इनकी 8-10 अरब रुपए की बैलेंस शीट है। उन्होंने इस तरह से उनको फंसाया बैंकों को कि अपनी बैलेंस शीट 10 अरब की होने के बाद बावजूद 45 अरब रुपए से उनके पैसे से लेके उनके भाग के उनको फ्रॉड कर दिया। अभी कितना रिकवर कर सकते हैं? क्या ये डायरेक्टर से घरों तक जाएंगे? नहीं। क्या शेयर से घरों तक जाएंगे? नहीं। अप टू द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट, इससे ज्यादा 1 रुपया भी वो नहीं ले सकते। बाकी सब बैंक का बैड डेट हो जाएगा। हाँ, जेल हो जाएगी डायरेक्टर्स को, फाइन लगा देगा कोर्ट, सही है, लेकिन मेंबर्स को कुछ भी नहीं होगा। मेंबर्स की लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपकी बैलेंस शीट की अमाउंट है, वो उस तक ही रहेगी। ये आपकी कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है? हाँ। अब नहीं, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, ये सवाल मेरा है, मैं अभी पूछूंगा। नहीं, मैं अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी अभी। With a company limited by shares, the limited liability of its owner is restricted in law to the face value of the shares they own। सही है, जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है उसका है। देखो फेस वैल्यू क्यों कह रहा है, क्योंकि इनिशियल जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है ना, वो फेस वैल्यू जितनी भी उसकी अमाउंट, फॉर एग्जांपल जितनी मैंने कैलकुलेशन कही नहीं, क्या है ये सारी, क्या आपकी फेस वैल्यू। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर आप तो 1 लाख बोल रहे हैं, बिजनेस तो अब 10 लाख का हो गया। भाई वो मार्केट वैल्यू है ना, 10 लाख, फेस वैल्यू थोड़ी है। पहले आपकी एंट्री क्या थी, कैश डेबिट, ये आपकी बैलेंस शीट थी। सिर्फ आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 चीजें थी, तो ये कैश था एसेट में, इक्विटी में क्या था कैपिटल, फिर आपकी लायबिलिटी भी आती गई, आपके एसेट बढ़ते गए, सही है, रिसीवेबल आते गए, फिर आप कमाते गए, आपकी रिटेन अर्निंग बढ़ती गई। सही, अकाउंट्स के बच्चे ना माशाल्लाह समझ सकते हैं सारी चीजें, रिटेन अर्निंग बढ़ती गई। तो वो 1 लाख से 10 लाख का सफर वो यूं होता है, सही है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपकी इस अमाउंट को क्यों रेफर कर रहा है, क्योंकि यही आपने इनिशियल दिया था। वो कह रहा है इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, यार वो बढ़ के वो इतना हो जाए, सही है, अगेन कम भी हो सकता है। तो वो जो अल्टीमेट आपकी क्या जो बैलेंस शीट फुटिंग है ना आपकी, अब उससे ज्यादा 1 रुपए के लिए लायबल नहीं है। अगेन वाइंडिंग अप में आप लोग ये चीज पढ़ेंगे, वाइंड अप होता है तो किस तरह किस सीक्वेंस से पैसा बढ़ता है। सबसे पहले किसी और एंड में शेयर होल्डर्स को मिलता है। Yes, sir. अगर वाइंडिंग अप हो जाए ना, एंड में शेयर होल्डर्स को मिलता है बच्चा कुचा लायबिलिटी और ये और वो सारी। सबसे पहले नहीं, गवर्नमेंट बड़ी हमारी सियानी है, सबसे पहले कहती है कि हमारा पैसा दो, जो गवर्नमेंट ड्यूज है ना सबसे पहले वो जाएंगे, उसके बाद फिर वो कहते हैं क्रेडिटर तुम्हारा बैंक, वो सारे तुम लोग बांटते रहो आपस में, क्या पहले हमें दे दो हमारा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं। अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो सबसे पहले वो जाएगा। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। विद द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स ओनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन लॉ टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये आपकी लिमिटेड लायबिलिटी, 1 लाख जो रुपए से उसी की लायबिलिटी, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे मैंने ये आपको लाइव एग्जांपल दिए, फिगर हो सकता है 1-2 बिलियन का आगे भी, जो 45 बिलियन का वो है, लेकिन खड़े कहाँ है यहाँ पे, बाकी सब बैड डेट है बैंक का। कोई मेंबर से 1 रुपया भी इससे ऊपर वो नहीं ले सकता, कोई भी बैंक। ये मामला सेनेट तक गया था। क्यों गया सेनेट तक? नेशनल बैंक था इसमें, सरकारी बैंक था, सरकार का नुकसान हो गया ना, तो नेशनल बैंक तक ले गए, लेकिन ये सब दब गया। ये सर अब क्या हुआ, कैसे होगा यार, इसका आगे ही नहीं बढ़ा। एस्कॉल कंपनी तो अपने आप को शो ही नहीं करती। एस्कॉल जब देखिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट में लिंक्डइन पे देखता हूँ, वो तो बोलता हूँ ये वो ब्रेस्ट कैंसर डे मना रहे थे, इससे पहले वो कुछ मना रहे थे, अभी उन्होंने दिवाली और होली की भी मुबारकबाद दी सबको। मतलब वो तो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनका कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपना काम लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया था, उनके सारे एसेट सीज हो गए, सही, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिए। लेकिन वो कितना, वो अगेन इतना ही रिकवर करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। जेल हो जाएगी, डायरेक्टर्स को, सीईओ को पकड़ लेंगे, जेल कर देंगे। हाँ यार, ये किया, ये इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा पढ़ें इसको। वैसे अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी वो बात, अगर मैं समझाऊंगा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी। इंशाल्लाह। इधर भी रिस्ट्रिक्टेड का यूज हुआ है, कौन सा?
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। हाँ ना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब इस अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड है ना, इससे ऊपर नहीं जा सकते। नहीं वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अंग्रेजी वाला रिस्ट्रिक्टेड वो वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड करके ना, कि इस अमाउंट तक है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब आइए पढ़ते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये वैसे आप लोगों को अब जो है ना प्रैक्टिकली ये कंपनी है भी नहीं। PSX यूज्ड टू बी अ गारंटी लिमिटेड, सही, लेकिन अब वो भी नहीं है। सही, मैंने आज तक कोई कंपनी अपने जो है इतने टाइम में नहीं देखी जो गारंटी लिमिटेड हो। सही है, गारंटी लिमिटेड भी नहीं देखेगी, अनलिमिटेड भी नहीं देखेगी आपको। सही है, लेकिन गारंटी लिमिटेड होता क्या है कि मेंबर जो है ना अंडरटेक करते हैं कि भाई हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वो वाइंड अप हो जाती है तो वो उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ये गारंटी लिमिटेड है। हम सिंपल रखें, गारंटी लिमिटेड से रिलेटेड और कोई सेक्शंस भी नहीं है लॉ के अंदर। सही है, वो भी उसी तरह फॉर्म होती है जिस तरह ये कंपनी होती है। फर्क क्या है इन दोनों में? इसकी लायबिलिटी कितनी, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, उसकी लायबिलिटी उतनी जितनी मेंबर्स ने लिखी हुई मेमोरेंडम के अंदर कि आप कितने इतना देंगे, आप इतना देंगे, आप इतना देंगे। आइए पढ़ते हैं इसको। हम इसको इतना डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि लॉ में भी इतनी बातें नहीं की गई हैं इसमें, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, और ना ही इस पर कोई ऐसा कोई खतरनाक सा सवाल आएगा। मीन्स द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। शेयर कैपिटल नहीं बोला, फेस वैल्यू का जिक्र नहीं किया, मेमोरेंडम आगे अपनी बात को समझाएगा। मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, अब जो है अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। पहले बोला कि मेमोरेंडम की हद तक है, अब बता रहा है मेमोरेंडम की हद तक का क्या मतलब है। टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे अंडरटेक क्यों के लिखा है? मैं मर्जी, आप बोले मैं 1 लाख करूंगा, आप बोले मैं 2 लाख करूंगा, आप बोले मैं 10 लाख करूंगा। मे अंडरटेक, सही है, मर्जी जिसकी जितनी करे। सही है, मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। सही है, कि मेंबर बोल देंगे मैं इतना इतना दे रहा हूं, जब वाइंडिंग अप होगी वो उतना कंट्रीब्यूट इतना इतना कर देंगे। फिर क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंटिन्यू फॉर 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी मेंबर। सिंपल सी बात है, इसमें अगेन इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है भाई देखो, आपने कहा कि मैं 1 लाख दूंगा, आपने कहा 2 लाख दूंगा, आपने कहा 10 लाख दूंगा, अब आप जा रहे हैं तो कह रहे ऐसा नहीं कि अगले दिन का आपकी लायबिलिटी खत्म। वो कह रहा उस वक्त तक चलेगी, कब तक? 1 साल तक। क्लियर है, 1 साल तक आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी, सेम लायबिलिटी। 1 साल तक मुझे 1 लाख देना। हाँ, 1 साल आफ्टर सीजेस टू बी मेंबर। आपने 1 जनवरी को कहा, आपने 1 जनवरी 2021 को कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। सही है, आपकी लायबिलिटी लगातार खत्म नहीं हुई। कब तक खत्म नहीं हुई? 31 दिसंबर तक। ये तभी होता है जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल, कंपनी की वाइंडिंग अप हो। नहीं, वाइंडिंग अप नहीं, वाइंडिंग अप में तो फिर सभी करेंगे ना। वाइंडिंग अप में तो आप सभी खत्म हो गए ना मेंबर, अब तो कोई भी नहीं रहेगा ना। मैं 1 जनवरी को चला गया, 1 जनवरी को आप चले गए, साल के बीच में वाइंड अप हो गया तो मैं लायबिल हूंगा ना। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, 110% होंगे। आपकी अपनी ये कट ऑफ डेट ये है, सही है, आप इस तारीख तक लायबिल होंगे। मतलब जब आप कंपनी छोड़ के जाए तब भी आपको 1 लाख देना, या फिर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है तब भी आपको 1 लाख? 1 साल तक कुछ भी हो जाए। नहीं, देखें, अगर कंपनी जो है आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपए देते हुए जाने हैं। वो कह रहे इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप, इनका वाला सवाल वैलिड है कि अगर इस बीच में वाइंडिंग अप हो गई तो आप लायबिल हैं। इस डेट और इस डेट के दरमियान वाइंडिंग अप हो गया, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाए तो देते हुए जाए, वाइंड अप होगी तो देना है। गारंटी यही है। क्या गारंटी है? देखिए इसमें होता है, जैसे इसमें तो आपने पैसे दे दिए ना, इसमें आपने पैसे नहीं दिए, आपने गारंटी दी। और वो गारंटी आपकी रियलाइज कब होगी? रियलाइज जब होगी जब कंपनी खत्म हो रही होगी, जब आपको कुछ पे ऑफ करना होगा। भाई कंपनी खत्म कर रहे हैं, इनको देना है, बैंक को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, सबको देना है, तो वो कब देना होगा? जब वाइंडिंग अप होगी। तभी कह रहा है कि वाइंडिंग अप के केस में आप लायबिल होंगे। और अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो कब वाइंडिंग, तो कब तक होंगे? 1 साल तक, ताहयात नहीं रहेंगे। जिस दिन से छोड़ के जा रहे हैं उस दिन से लेके, क्या क्या मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ ना, मैं समझाने के लिए, लिख के नहीं आना, आप 1 साल तक मेंबर ही रहेंगे कंपनी के। सिर्फ समझाने के लिए, लिख के नहीं आना, गलत ब्लंडर हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप 1 साल तक मेंबर ही हैं। सही है, आपकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इस बीच कभी भी कंपनी खत्म हो गई, आप जो है लायबिल है। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन में बच्चों को क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अच्छा, तीसरे में कह रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। इसके दोनों ऑप्शन होते हैं इनके पास, कि चाहे तो अपना शेयर कैपिटल रखें, चाहे तो अपना शेयर कैपिटल ना रखें। शेयर कैपिटल रखने का मतलब क्या? कि हैविंग शेयर मतलब उनके शेयर्स होंगे। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब क्या? कि उनके शेयर्स नहीं होंगे। तो स्टार्ट में कैपिटल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना।
हाँ कैपिटल होगा। अच्छा शेयर्स नहीं होंगे? शेयर्स नहीं होंगे उसके अगेंस्ट, उसके बगैर तो कंपनी नहीं चल सकती ना। अच्छा अनलिमिटेड का क्या कह रहा है? मींस द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लायबिलिटी। कोई बेवकूफी होगा जो ये कंपनी बनाएगा। एक तो कंपनी भी बनाए और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मारे कि मैं अनलिमिटेड रखूंगा। आप एल मुझे मार वाली एग्जांपल है कि ये कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि भाई मैं कंपनी ही बनाऊंगा लेकिन मैं बरकत पार्टनरशिप वाली करूंगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि उसकी लायबिलिटी कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी वाइंड अप हो जो उसका घर वर जो भी उसके नाम पे है सब बिका जाएगा। अब मेरा एक सवाल जो मैं काफी टाइम से मैं रोक के बैठा हुआ था, प्राइवेट कंपनी जो है वो इसमें से कौन सी होगी? अनलिमिटेड हो सकती है प्राइवेट कंपनी? नो सर, हो सकती है प्राइवेट नहीं हो सकती। क्या कहना है मतलब समझा नहीं मैं। क्या प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? सर लिमिटेड बाय शेयर्स होगा ना। नहीं लिमिटेड बाय शेयर्स तो ऊपर पढ़ के आए। आज उसने बोला कि कंपनी आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, कंपनी आपकी अनलिमिटेड भी हो सकती है। क्या प्राइवेट कंपनी आपकी लिमिटेड अनलिमिटेड हो सकती है? नहीं। पब्लिक कंपनी आपकी अनलिमिटेड हो सकती है? मैं भी देखिए मैं दोबारा सवाल सुनिए कि मैंने बोला प्राइवेट कंपनी क्या आपकी अनलिमिटेड हो सकती है? मैंने प्राइवेट कंपनी बोला है, मैंने सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है? नहीं हो सकती है। आप दोनों बताएं, आने वाले बच्चे भी गौर सुने, क्या प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है? नहीं। प्राइवेट कंपनी बोला है मैंने, आपका जवाब नहीं था ना, आपका जवाब भी नहीं है। आपका पब्लिक कंपनी हो सकती है? जी। पब्लिक कंपनी हो सकती है? क्यों हो सकती है पब्लिक और प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती? प्राइवेट की डेफिनेशन आपने बताया है। हाँ सर पब्लिक कंपनी से देखते हो कि एक तो उसकी लिमिट नहीं है ना शेयर्स की, तो जब नुकसान होगा जितने शेयर्स थे सारे डूब जाएंगे। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी से लिमिट लगी है ना कि इतने लिमिट जितने शेयर्स लगे हैं ज्यादा, तो क्या वो भी डूब जाएंगे? तो लेकिन उसकी परसेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना पूरी शेयर होल्डर की। तो प्राइवेट में भी नहीं आएगी, पब्लिक में भी नहीं जाएगी अगर लिमिटेड है तो। लिमिट नहीं ना लिमिटेड में नहीं, वो तो नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है ना। मैं तो लायबिलिटी का पूछ रहा हूँ। देखिए लायबिलिटी और लायबिलिटी और नंबर ऑफ मेंबर्स में फर्क करें। आप जो बता रहे हो नंबर ऑफ मेंबर्स के रेफरेंस से बता रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कम हो जाए, हाँ सही है, उनकी लायबिलिटी बढ़ जाए, अच्छी खासी हो जाए, हाँ उनका पूरी उनकी प्रॉपर्टीज गायब जैसे तो इतनी लायबिलिटी रखी ही ना अपनी, और जैसे कहते हैं ना औकात के हिसाब से काम करें। क्यों रख रहे हैं इतनी लायबिलिटी? लेकिन पब्लिक कंपनी में पब्लिक अनलिमिटेड नहीं है। पब्लिक अनलिस्टेड है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट में 50 मेंबर है, एक प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर है, एक पब्लिक अनलिस्टेड है जिसमें 4 मेंबर हैं बेचारी। तो लेकिन प्राइवेट कंपनी की जो लायबिलिटी होती है उनके शेयर्स के मुताबिक होती है ना। हाँ सब में ऐसी होता है, पब्लिक में भी ऐसी होता है, शेयर्स के मुताबिक होती है। तो सर लेकिन जो वो भी जितने पैसे दे रहे हैं उसको उसके आगे शेयर मिलने हैं। बताइए मुझे, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, नहीं हो सकती? अच्छा नहीं कह रहे नहीं हो सकती, मुझे जवाब दीजिए। क्या प्राइवेट कंपनी, मैंने प्राइवेट कंपनी बोला है, अनलिमिटेड हो सकती है? सब बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं फिजिकल वाले कि नहीं हो सकती। आप लोग बताएं हो सकती है? अच्छा चलिए मेरा एक सवाल है, आप लोग कह नहीं हो सकती, तो फिर ये कंपनी अगर मैं बना रहा हूँ अनलिमिटेड तो मैं क्या नाम रखूंगा? चलें अब अपने जवाब को प्रूफ करें। मुझे आप तीनों ने कहा ना कि नहीं हो सकती, अब मुझे एक अनलिमिटेड कंपनी बनानी है, मैं क्या नाम रखूँ? पब्लिक अनलिमिटेड। हाँ पब्लिक अनलिमिटेड, कोई भी एबीसी के आगे क्या लिखूंगा मैं? एबीसी अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा ये कौन, इसके मेंबर्स कितने होंगे? तो इसकी लिमिट है ना, पब्लिक कंपनी है ना ये। अब भाई तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तो मैं क्या अभी देखें, अभी आपने मुझे क्या बोला कि पब्लिक जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होगी, पब्लिक होगी। पब्लिक, अच्छा आपने कैसे अज्यूम कर लिया पब्लिक है? सर क्या लिमिटेड है ना, शेयर्स की लिमिट ही नहीं है ना शेयर होल्डर्स की। भाई तो मैं देखें, आप अगेन आप दोनों चीजों को आपस में, उन चीजों को जोड़ रहे हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, मैं बात कर रहा हूँ लायबिलिटी की। नंबर ऑफ, देखिए मैं नंबर ऑफ मेंबर चाहे 50 हो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी मतलब कितने भी हो सकते हैं, उनका उनकी जो है दोनों की लायबिलिटी सेम है। स्टेशन के पॉइंट पे हाँ वो दोनों की लायबिलिटी सेम है, वो भी लायबल है अप टू द अमाउंट ऑफ द शेयर, अगर लिमिटेड है वो भी लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ द शेयर। मुझे और कोई और बात बताएं इसका नाम क्या होगा, मुझे बताएं, चलें आप दोनों बताएं, तीनों बताएं, बल्कि ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं इस कंपनी का नाम क्या होगा? पब्लिक होगी, अनलिमिटेड भी होगी। एक जवाब आया पब्लिक होगी और अनलिमिटेड भी होगी, तो प्राइवेट नहीं होगी क्या आसमा? प्राइवेट नहीं हो सकती? सर मेरे ख्याल से प्राइवेट और पब्लिक दोनों अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन कोई करेगा नहीं।
हाँ, ये आपने क्यों बोला ऐसा? सर ऐसे नहीं, क्या आप दोबारा बोलें? सर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों के अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई बनाएगा नहीं। वेरी गुड, यही आंसर सही है इसका। देखिए पब्लिक, मैंने जब भी पब्लिक कंपनी बोला था, मैंने प्राइवेट कंपनी बोला, मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोला था। मैंने लिमिटेड का वर्ड यूज किया था, मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था? सिर्फ प्राइवेट बोला था। मैंने सिर्फ पब्लिक बोला था, मैंने लिमिटेड का वर्ड यूज नहीं किया था। देखो जब मैंने सवाल को एक्सटेंड किया तो आप लोगों का जहन थोड़ा और खुला। मैंने कहा चले सही है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकती प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, तो फिर मुझे अनलिमिटेड बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? कंपनी की देखिए फॉर्म्स तो 3 ही हैं, प्राइवेट, पब्लिक, एसएमसी। बननी तो इन तीनों में से कोई एक है। अब मेरा डिस्क्रिशन है कि मैं लिमिटेड बनाऊं या अनलिमिटेड बनाऊं। अगर मैं प्राइवेट कंपनी का अनलिमिटेड बना रहा हूं तो मैं अनलिमिटेड का वर्ड यूज करूंगा, मैं लिमिटेड नहीं लिखूंगा। प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी लिखूंगा, पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी लिखूंगा, एसएमसी अनलिमिटेड कंपनी लिखूंगा। क्लियर हुआ? मैं कहता ना सवाल रोका हुआ, वो यही सवाल था, ताकि आप लोग दोनों चीजों में कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करें कि दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस का, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के साथ कोई भी लिंक नहीं है। उसमें भी लिमिटेड अनलिमिटेड हो सकता है, प्राइवेट में, पब्लिक में भी लिमिटेड अनलिमिटेड हो सकता है। वो अलग एंगल से बात कर रहा है और ये जो है उसमें वो अलग एंगल से बात कर रहा है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बात होता है, आपको कोई पढ़ा रहा होता है, वो यूं निकल गुजर जाता है इसको पढ़ाते हुए ना, सही है, आपको पीछे वो समझाता ही नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है। असल चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जब आप पढ़ना और समझना सीखेंगे तो आपको खुद जो है आगे आप खुद जो है आप चीज़ें जल्दी समझ लेंगे। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छा आपके पास से वर्ड होंगे। ये जो फजूल की बात है ये कि आपकी ड्राफ्टिंग का मसला है। आपकी ड्राफ्टिंग का मसला होता ही नहीं है, ड्राफ्टिंग का मसला सेकेंडरी होता है। ड्राफ्टिंग का मसला प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी मसला तो अंडरस्टैंडिंग का है। जो मैंने उस दिन एक सवाल कराया था, आप दोनों फर्स्ट क्लास में नहीं थे, मैंने फर्स्ट क्लास में एक सवाल कराया था 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर लेना फर्स्ट क्लास की, आखिर का जरूर देखना जब मैं 8A पढ़ा रहा हूँ। मैंने वहाँ प्रूफ किया था कि ड्राफ्टिंग का मसला किसी का भी नहीं था। वो सवाल ही ऐसा था जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट का मसला था। इस सिस्टम का पेपर दिया था सर 2 हफ्ते की पढ़ाई करके पेपर दिया। अच्छा, आपने भी दिया था सिस्टम का? 42%। सही है, वो सवाल 8A जरूर करिएगा। मैंने आपने उस टाइम नहीं किया था साहब, आपने कहा था कि मैं जो हूँ मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया। तो क्लियर हुआ? दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मुझे ये हम आगे मेमोरेंडम में भी लिखेंगे, सॉरी मेमोरेंडम में ही पढ़ेंगे। एक सेकंड, मेमोरेंडम में भी हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब चैप्टर में जाएंगे वो बोलेगा कि अनलिमिटेड है तो उसका मेमोरेंडम में क्या होगा, लिमिटेड है तो उसका मेमोरेंडम में क्या होगा। वो बताएगा कि अनलिमिटेड है तो वर्ड अनलिमिटेड आपका आएगा कंपनी के साथ। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। सर अगर बोले लिमिटेड कंपनी प्राइवेट, पब्लिक और एसएमसी तीनों हो सकती है। सॉरी कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड। बिल्कुल हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है। बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स से बात करें फिर लिमिटेड बाय गारंटी एक सेपरेट है। लिमिटेड गारंटी में लिमिटेड अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लिमिटेड बाय गारंटी एक अलग है, वहां तो आप गारंटी ही दे रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी। अच्छा देखा जाए, चले आपके सवाल को मैं जवाब देने के, अगर मैं जवाब के एंगल से बात करूं, लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। तो सर प्राइवेट हो सकती है क्या गारंटी लिमिटेड? नहीं, गारंटी लिमिटेड प्राइवेट नहीं। और शेयर अच्छा गारंटी लिमिटेड प्राइवेट बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ एसएमसी तो नहीं होगी ना? एसएमसी भी हो जाएगी। अगर सिंगल बंदा है वो कह रहा है कि मैं लिमिटेड बाय शेयर्स वाली। हाँ लिमिटेड बाय शेयर्स जो होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली क्या? ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये भी प्राइवेट पब्लिक एसएमसी तीनों होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें फर्क क्या रहेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों में कोई लिंक नहीं है। आप दोनों चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। आप अगेन जो मेरा सवाल था ना अभी, जो मैंने आप लोगों से पूछा, जो इन्होंने सही जवाब दिया कि अनलिमिटेड कंपनी प्राइवेट हो सकती है, वो सवाल था यही। वो जानबूझ के मैंने सवाल ये बनाया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सही है, प्राइवेट पब्लिक और वो एक अलग, जब आप कोई भी कंपनी बनाएंगे वो तीनों में से एक होगी। सही है, या तो प्राइवेट होगी, या तो सिंगल मेंबर होगी, या तो पब्लिक होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। अब वही जो प्राइवेट और वो सब बनी है उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एक होगी, या तो वो गारंटी लिमिटेड होगी। सही है, या तो वो आपकी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या तो आपकी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। सही।
दोनों चीज़ों में कोई लिंक नहीं है। अगेन देखिए, जानबूझ के मैंने कंफ्यूज किया था आप लोगों को ताकि आप लोग आंसर तक पहुंचे इसको और कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू। अच्छा जी, आइए अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपकी होल्डिंग कंपनी। आप लोग कितने कितने पेपर बाकी हैं? सर मेरे 5। आपके 5 हैं? 7। ये तो एक तो आपको फ्री में मिला है सर वही ना, एक तो फ्री में मिल गया। आपके कितने? 7। आपके 7 हैं आप लोग दोनों। चलें, गुड, कोई बात नहीं है। मैं सीए में एक बात बताऊं, एक अटेम्प्ट अच्छी मिलती है ना, आप थ्रू हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस और चीज़ें ऐसी चली जाती ना। मैंने बहुत देखा है सीए इंटर रूल की किया जिन्होंने और फाइनल विद इन आर्टिकल निकाल लिया। मैंने बहुत लड़के देखे हैं इस तरह। और जिन्होंने, मेरे दोस्त था जिसने सीए इंटर जो है, पहले तो सीए इंटर के नाम से था, AFC या कुछ भी था, मॉड्यूल ABCD था, तो उसने 2.5 साल में कर लिया। AFF में था वो क्वालिफाई नहीं हो सका, मैं हो गया उसके बाद। फाइनेंस में एक एडवांटेज होता है कि मेरे भाई हैं वो भी क्वालिफाइड किए हैं, तो वो बोलते हैं कि बंदा फर्म में आर्टिकल कर लेता है ना एक दफा, तो ऐसे भी बंदे हैं जिनका फाइनेंस क्लियर नहीं और जॉब लगी हुई है अच्छे। वो देखिए, वो एक अलग बात है। मैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन बात कर रहा हूँ ना, वो एक अलग चीज़ है। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी आप इंटरमीडिएट हैं सिर्फ, सही है, O लेवल से इंटरमीडिएट हैं अभी आपके पास कोई डिग्री कुछ भी नहीं है, सही है, वो एक अलग चीज़ है। मैं आप जॉब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मैं उसकी पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर यार क्वालिफिकेशन और नॉन क्वालिफाइड बंदे में फ़र्क आता है यार। आप CFO नहीं बन सकते, लोग उड़ा देते हैं आपको। क्वालिफिकेशन से बहुत फ़र्क आ जाता है। आप 10 साल, कोई आपसे 10 साल जूनियर बच्चा आपसे आगे निकल जाता है। हाँ वो है, लेकिन ये सोचो ही नहीं ना, लेकिन इस सोच से ना फिर वो आपको क्वालिफाई होगा नहीं। अभी आप लोगों को ऐसी कोई एज ही नहीं है कि आप ये चीज़ें सोचें। आप 20-21 साल में ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। सीए के बगैर CFO नहीं बन सकता ना। नहीं, लिस्टेड में रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ। वैसे मैं बात हूँ, लिस्टेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अगेन हाँ आप उसके बाद कर सकते हैं। मैं अगेन अपने वो दोस्त जिनकी उम्र 32-33 साल हो गई, जिनके अभी भी 4-4, 5-5 मिनट बाकी है, मैं उनको ये चीज़ कहता हूँ कि यार कम से कम MBA कर लो, आराम से हो जाएगा सुकून से। देखो बात वक्त आपके पास नॉलेज भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, स्किल्स भी होते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज़ की वजह से मार खा रहे होते हैं, वो चीज़ आपके यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि आपको जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, उसमें जो लिखा हुआ है CFO की क्वालिफिकेशन, उसमें इंक्लूडेड है ये, सही है। वो ही नहीं कहता कि CA करो, वो कहता है कि कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपकी डिग्री हो, PhD होगी फाइनेंस में, कुछ भी बिल्कुल आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन आपने एम इसका रखना है यार, आपने एम इसका रखना है, बीच से नहीं छोड़ना, बीच से नहीं छोड़ना। हाँ सेकंड, लेकिन सेकेंडरी को सोचे ही ना। मैं जब था ना CA फाइनल, मुझे एक दो बीच में ना उन्होंने पा के नाम से कुछ निकाला था, 3 पेपर क्लियर करें, पा कोई डिग्री, मैं अभी पूरा हाँ सही बता रहा हूँ मैं। वो आके 6 महीने में खत्म हो गई थी। टैक्स था उसके अंदर, कोई 3 पेपर थे, FAFR था, टैक्स था और शायद लॉ था। ये तीनों पेपर निकाले तो एक बीच की सर्टिफिकेट निकाली थी उन्होंने। इट वाज इन बिटवीन CA इंटर एंड CA फाइनल। CA इंटर मेरे मुंह से बार बार ऐसा निकलता है कि मैं उस टाइम का हूँ, कैफ एंड CA फाइनल क्वालिफिकेशन, और इसके दरमियान उन्होंने एक बीच की चीज़ निकाली थी, कैफ और CA क्वालिफिकेशन के दरमियान की चीज़ थी, जो ये ख़त्म हो गई। उस वक्त मुझे लोगों ने कहा था यार तू एक पेपर निकाल लेगा, तेरा तुझे ये मिल जाएगी, ये तो ले ले। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा इसका सोचा तो फिर यही आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को बहुत एडवांटेज है यार, लड़के हो, लड़की वाला मसले थोड़ी है। हकीकत है एज का एडवांटेज बहुत होता है हम लोगों को ना, जेंडर के हिसाब से हमें वाकई एज का एडवांटेज हो जाता है, जो कि उन बेचारों को नहीं मिल पाता। आपके पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अभी हमें इंटीरियर से एक बच्चे का फ़ोन आया था कि सर वो हम बड़ी सी सारी फैमिली के मोबाइल अम्मी के नंबर से व्हाट्सएप कर रहा था, सही है, बुक उसको अम्मी के नंबर पे चाहिए थी, और बच्चा बेचारा कह रहा था कि सर वो मैंने बहुत टाइम हो गया। सो एक या 2 पेपर रहते थे कैफ के ना, ऐसा घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि अब तुम कुछ कमा के लाओ। क्या सर मैं फीस वगैरह तो नहीं लूँगा, पढ़ूंगा भी नहीं, बस मुझे बुक्स दे दें, मैं बुक से खुद पढ़ लूँगा। तो वो बच्चा बहुत परेशान था, उसको काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन यार 3-3.5 साल पे आपको कैफ में लग रहे हैं, नॉट बैड। देखो ये 6 साल, मेरे एक दोस्त यकीन करें उसके अभी तक CA इंटर नहीं हुआ। मैं कहता हूँ अहमक है, बेवकूफ़ है, जब अभी तक बैठा हुआ है, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो? तुम्हारी उम्र 28-29 साल हो गई, तुम्हारा अभी CA इंटर नहीं हुआ, तुम कर क्यों रहे हो भाई? मतलब ये बेवकूफ़ी है। देखो वो मेहनत नहीं करता होगा, यकीन जानिए वो मेहनत नहीं करता होगा, क्योंकि उसके जो है 18 साल से अगर आप 29 लाए, 11 साल में उसके कितने पेपर होते हैं कैफ में? 9, 11 साल में वो 8-9 पेपर नहीं निकाल सका यार, तो उसको नहीं करना चाहिए ना।
लेकिन आप लोगों की ऐसी एज थोड़ी कि आप ये चीज सोचे यार। आप 3.5 मेरा सी एंटर 3.5 साल में हुआ था। कौन सी फर्म में आर्टिकल? डिलॉयट। अब तो नहीं मिलेगी ना, लेकिन नहीं मिल जाएगी। आप देखो फर्म की अभी टेंशन डालें, पहले आप ये करें, इसके बाद जब वो टाइम आएगा ना फिर इंशाल्लाह आप जो है फर्म की टेंशन लें। यार आप ये कह रहे हो जो बच्चे एक डेढ़ साल में निकाल लें कैफ, उनको AFF नहीं मिल रही। सर मुझे मार्च में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे ना। देखिए आप मार्च में 3 साल होंगे ना, आप ये अटेम्प्ट तो जान मार के दें, एक अटेम्प्ट तो जान मार के दें, जिसमें आप तरीके से देखिए। मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं, लास्ट 2 अटेम्प्ट से भी, जैसे मुझे 1 आध अटेम्प्ट हो गई थी, बच्चे आते हैं सर मेरा पेपर रुक गया मैं क्या करूँ। वो लोग तरीके से पढ़ो। और वो तरीके से नहीं पढ़ो, तरीके का मतलब ये थोड़ी कि पुरानी किताब उठा के रटना शुरू कर दो यार, किसी से जाके तो पढ़ो। ये बच्चों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैं आप सबको कह रहा हूँ ये चीज़ कि आप लोग देखें, जब आप लोग ना अपनी अप्रोच को रिएसेस नहीं करते ना तो आप लोग नहीं पास हो। मेरे सी एंटर में ना मेरे 12 थे ना, 2 5 8 12 में से ना मेरे 7 या 8 पेपर ना सेकंड अटेम्प्ट में निकले। 4 या 5 पेपर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। मेरा जो पेपर रुकता था ना मैं रिफ्रेशर में खामोशी से बैठ रहा था। डबल फीस होती है अब तो, फीस में कंसेशन, सारी चीज़ें। उस वक्त ये भी नहीं थी। एक फीस होती थी अलम, TSA, KND, 3 इंस्टीट्यूट थे। ये अभी ये वाला दी के इतने सारे आ गए, ऑनलाइन के चक्कर भी नहीं थे। आप जाएँ खामोशी से मैं बैठ जाता था फीस दे के पूरी उसकी। क्यों भाई, पता चले ना कि मैं फेल क्यों हूँ। आप अगर ऐसे बैठ जाएंगे जिसमें आप जो है अब वही लेक्चर दोबारा सुन लेंगे, या मेरे पास है मैं सुन लूंगा, 2 सुन रहे हैं 2 नहीं सुन रहे, ये तो बेवकूफ़ी है। ऑनलाइन में वही कहता हूँ, बच्चे लेक्चर जमा कर रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवी थोड़ी है जो आप सुबह से बैठेंगे रात तक देख लेंगे। 3 मूवी एक दिन में। आप 2 घंटे ज़्यादा सुन के सिखा देंगे मुझे, मैं मान जाऊँगा। नहीं सुन सकते आप। बच्चे जमा करते हैं आखिर में सुन लूँगा, कुछ भी नहीं होता भाई। फिर थोड़ी आप मूवी थोड़ी है जो आप देख लेंगे 3-3 4-4 एक ही दिन में। सर आपने क्वालिफाई कब किया? मैं किया 2019 की मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी विंटर की। इसका रिजल्ट जनवरी 2020 में आ गया था। जनवरी 2020 में आ गया था उसका रिजल्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा होल्डिंग कंपनी, आइए पढ़ते हैं इसको। कह रहा इट मीन्स है, तो अभी क्रक्स क्या है कि परेशान तो नहीं होना, सही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप लोग ऐसी एज नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूँगी यार नहीं ये कर लो वो कर लो, वो एज नहीं है अभी। वो एज खुदा ना खास्ता इतना टाइम लग जाए कि 5-5 6-6 साल लटक गए, कैफ ही नहीं हो रहा, तो फिर तो जाहिर है वो। लेकिन अभी ऐसी एज नहीं है तो ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अटेम्प्ट अच्छी मिले। मैं एक प्रैक्टिकल लगी ना आखिरी बात, इसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगा। मैं अक्सर इस बच्चे की मोटिवेशन देता हूँ। A अटेम्प्ट, A मॉड्यूल था पहले, B था, C था, D था। 2 पेपर 3 पेपर 3 पेपर 4 पेपर, ये टोटल बन गया 12। ये एक बच्चा था, क्या नाम मुझे अभी इत्तेफाक से याद नहीं आ रहा, मेरे साथ का था, मुझसे सीनियर था, सही है, अलम का स्टूडेंट था। 3 दफ़ा यहाँ वो फेल हो गया। 3 दफ़ा। नॉर्मल होता है कि 2 दफ़ा के बाद ना बच्चा घर चले जाता था, कुछ और करता था। A मॉड्यूल में अगर फंस रहा होता था ना तो वो कहता था, भाई टीचर भी कहते थे यार A मॉड्यूल ही तुमसे नहीं निकल रहा, तो वो आगे क्या करोगे। अच्छा ये कोर मॉड्यूल था, यहाँ पे CA के सब्जेक्ट्स आते थे। यहाँ क्या था, इको, सही है, बिजनेस लॉ, ये आपका बिजनेस, ये कंपनी नहीं, बिजनेस लॉ। तीसरा था आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, FA1 कहते थे उसे, FA1 था, सही है, FA1 के नाम से था। नहीं लैब्स नहीं था मेरे टाइम पे, लैब्स नहीं था। मैं 2012 में ज्वाइन किया था, लैब्स खत्म हो गया था। ये था, ये यहाँ बच्चे 90% बच्चा यहाँ पे आके रुक जाता था। लैब्स, मेरा खुद का लैब्स था पहला यहाँ पे। लैब्स मतलब 3 सब्जेक्ट फेल थे, लैब्स खत्म हो गया था उस वक्त, 3 सब्जेक्ट मेरे पहले टाइम में यहाँ फेल हो गए थे। ये फर्स्ट टाइम में नहीं था, 3 सब्जेक्ट 3 दफ़ा उसका रुका। उस बच्चे ने क्या करा, अच्छा स्टूडेंट अच्छा था, पढ़ने वाला, टीचर की नज़रों में अच्छा था, टीचर खुद परेशान थे कि ये क्यों फेल होता है, और बार बार रिफ्रेशर में बैठता था। जब तीसरी दफ़ा उसका फेल हुआ, चौथी दफ़ा में उसने कहा मैं 5 दूंगा। हर टीचर ने उसको अपने रूम में बुला के समझाया था कि बेटा तुमसे ये नहीं निकल ले, तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़ी। हर बंदे के नॉर्मल में आपसे भी कोई बोलेगा, दोस्त आप ही बोलेंगे ना यार तुम्हारे ये 2 नहीं निकल ले, तुम ये 5 क्यों दे रहे हो, और ये तो बड़े कोर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ तो बच्चा फेल ही फेल होता है, बहुत ज़्यादा रेशो था यहाँ फेलियर का। ये 2 मॉड्यूल्स टफेस्ट थे, यहाँ सिर्फ ऑडिट फंसता था आके, डी में आके ऑडिट फंसता था। डी में इसके अलावा हलवा था, डी कंपनी लो हलवा, हल्का तरीन पेपर, जिस दिन सर आसान भी बता रहे थे ना, IT हल्का तरीन पेपर, बच्चे 4-4 दिन में पढ़ के IT पास होते थे लिटरली। 50 नंबर या 40 नंबर के वो थे, MCQs होते थे, सही है, कॉस्टिंग भी आसान था। अब वो उसने 5 पेपर उठा ली, हर टीचर ने उसको बुला के कमरे में समझाया कि भाई ये बेवकूफ़ी नहीं कर, एक अटेम्प्ट और देते, एक अटेम्प्ट। उसने कहा नहीं सर मैं 5 दूंगा। क्लासें कैसे लोगे, नहीं सर मैं ले लूँगा। पूरा दिन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहता था, सही है। जब रिजल्ट आया उसके 5 में से 4 पास हो गए, और ये मजाक नहीं, आज के 4 नहीं, ये A और B उस जमाने में B ठीक ठाक टफ हुआ करता था, 4 पास हो गए।
एक दिन में 2-2 पेपर भी देने पड़े उसको, ए बी के 7 पेपर होते थे, सही है। जब ये इसने ये दिया ना तो कंटिन्यू पेपर हो गए उसके, सही है। ये उसने जो है किया, उसके बाद वो रुका ही नहीं, लिटरली नहीं रुका। ये फर्स्ट सब ये क्वालिफाई हो गया, उसका ज़माना हो गया। मैं 17-18 में क्वालिफाई हो गया था। कहाँ वो 2010-11 में रोल रहा था, उसके बाद चार उसको मिली भी AFF थी इत्तेफाक से। उस ज़माने में आसानी से फॉर्म मिल जाती थी, वो खैर बात और थी, लेकिन नहीं बीकॉम नहीं, वो C-इंटर करके किया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी अटेम्प्ट, आपका कॉन्फिडेंस और आप CA जिसको पास करना आ गया ना वो थ्रू हो जाता है। जिसको पास करना CA आ गया वो थ्रू हो जाता है CA में, वो नहीं रुकता। तो ये इतनी मोटिवेशन मेरे ख्याल से काफ़ी है। अभी नहीं, मैं लिटरली कह रहा हूँ, एक अच्छी अटेम्प्ट आपको मिल जाए, जो बच्चे रुक रहे होते हैं, एक अच्छी अटेम्प्ट मिल जाए, आप थ्रू हो जाते हैं। मेरा अपना कज़न है, हो सकता है कोई जानता भी, तौकीर नाम है उसका, वो उसके 3 अटेम्प्ट से लॉ रुक रहा था। 45 में एक रुका, एक शायद 46, 47, लास्ट 48 पे रुका। 3 पेपर थे उसके, 3 दिए तो 3 में से 2 48 पे रुके थे। आप मोटिवेशन सोचे कहाँ चली जाती है, आपके पेपर यहाँ रुक जाए ना, एक नहीं 2 नहीं 3, सही है। अब उसने 3 दिए, तीनों निकल गए। कॉन्फिडेंस 2 रहेगा सिर्फ कैफ में। 1-2 एग्जाम थे उसके लेवल के, इको और वो FA1 अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन अकाउंट्स एग्जाम थे, 7 टोटल देने थे, 2 उसने पास किए थे, सही है। 3 में ही रोल रहा था, इसलिए 1.5 साल से कोई पेपर पास नहीं हो रहा था, 1 या 1.5 साल से। फिर एकदम से 3 दिए, वो 2 से एकदम से क्या हो गया, 5 बन गए, एक अटेम्प्ट और गेम चेंज। तो वो एक गेम, ये पता नहीं होता कि कब एकदम से आपका, जैसे कहते हैं ना, सितारा चमक जाए, लेकिन वो आपकी मेहनत से ही चमकता है। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत होती है। 48 के बाद उसने अपना कॉन्फिडेंस को रीगेन किया, अपने आप को समझाया और फिर उसने दिया और पास हो गया। अब 2 रह गए, वो फॉर्म के सोचता है, वो आपकी भी एक टाइम अच्छी गुजर जाए, आप भी फॉर्म के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। 7 तो 3 देंगे इस दफ़ा, अगली दफ़ा 3 देंगे, पता नहीं चलता यार। हाँ पता है मुझे, ये अकेले 3 कह रहा हूँ मैं, ये 3 अगले 3 तो दे सकते हैं ना। मतलब ऐसे कि आखिर तक चलिए, वो हम पेपर स्ट्रेटेजी पे ना अभी तो अलग से आप मुझसे बात करिएगा, मैं आपसे पूछ लूंगा आप कौन से दे रहे हैं, क्या डेज बन रहे हैं। डेज मेरे हिसाब से बहुत मायने रखते हैं, बात टीचर्स कहते हैं दोनों का एक नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, बाकी हकीकत में कॉन्फिडेंस का मसला है, और बाकी लिखना ही तो आप लोगों को सिखाना है इंशाल्लाह। चैप्टर के पास होंगे, 1-2 चैप्टर में आप लोगों को अंदाजा इसका हो जाएगा। चलिए ये बस इसको करते हैं, फिर 8:30 बजे में क्लास भी ऑफ करनी है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी में कह रहा है इट मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कवर। ये नहीं, एक अच्छी डेफिनेशन है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। इमरान खान कहता ना घबराना नहीं है, वाकई घबराना नहीं है आप लोगों ने। देखिए इमरान खान वाले केस में तो वाकई घबराना चाहिए, लेकिन CA में नहीं घबराना। CA में थोड़ा आपको ना जलील होना पड़ता है, यकीन करें, थोड़ा मजबूत दिल और थोड़ा जलील और बेगैरत बनना पड़ता है। क्योंकि आपने थोड़ी बातें इमोशनल हो गए ना, वो चचा ने कह दिया नहीं हो रहा छोड़ दो, पप्पू ने कह दिया नहीं हो रहा छोड़ दो, वो फाने तो कर लिया, वह कर लिया तो करने दो भाई इसको, मैं अपने टाइम पे कर लूँगा। फिर ये वही लोग होंगे जो आपको बाद में मिलवाएंगे कि देखो ये मेरा भतीजा है, ये क्वालिफाई है। वो लिटरली ऐसा होता है। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो आपको भी मिलवाएंगे। देखो ये तो पुराने दौर का है, ये तो नए दौर का बैठा हुआ है, इसने मुश्किल वाला किया है, वो आपको यूँ मिलवाएंगे। तो बोलना मैंने मुश्किल वाला किया है, हाँ तुम पहले हो गए ना इंशाल्लाह। तो वो वही वाली चीज़ है कि वो जो अभी तुम लोगों को ताने मार रहे हैं ना, वो तुम लोगों को दिखाएंगे लोगों को कि यार देखो ये वो चमकता हुआ चेहरा जिसने ये किया है। नहीं बुड्ढे यार, वो दौर गया, बुड्ढे करते थे ये बुड्ढों से मिलने। हाँ नहीं इंशाल्लाह यार अब करेंगे। और जो लोग अभी आपको ताने मार रहे हैं ना, लिटरली वही लोग आपको मिलवाएंगे लोगों से कि देखो कुछ पढ़ाई है ना बड़ी यूनिक होती है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर आपने MBBS कर लिया, यूनिक नहीं है लेकिन आपकी वैल्यू होती है, लोग डॉक्टर साहबा करते हैं, सही है, एक वैल्यू बन जाती है उनके खानदान में, सही है। और एक जैसे और 1-2 पढ़ाई है, CSS बड़ी एक यूनिक पढ़ाई है, 40,000 बच्चा बैठता है, 800 बच्चा पास होता है, सही है, 800 बच्चा पास होता है, 2% इसका रिजल्ट होता है, सही, बहुत यूनिक पढ़ाई भी, गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, सही है। इसी तरह CA भी एक यूनिक पढ़ाई है, सही है। लोग बाकायदा पूछते हैं आपने वाकई कर लिया CA, जैसे पता नहीं क्या है, वाकई पूरे पास हो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक टीचर थे इरफान मुस्तफ़ा, सुना होगा हो सकता है आप लोग नाम, वो ICAP को सर्व कर रहे हैं, हाँ एग्जामिनर, पता नहीं अब सकता है टर्म उनकी बढ़ गई हो,
नहीं, इरफान गाजियानी तो एग्जामिनेशन बोर्ड डायरेक्टर हैं, ये पेपर सेटिंग में आए थे। तो एक दफ़ा वो बड़े यंग थे जब आए थे ना, उनकी 24-27 साल की इसी तरह की एज में आ गए थे वो टीचिंग में ना, FFA क्वालिफाइड थे, 24-25 में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो एक बंदा आया हुआ था उनकी एज से बड़ा था, हम मॉड्यूल भी पढ़ रहे थे, तो उसने बोला सर वो आपका, सर उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन वगैरह करा लिया था, मैं CA क्वालिफाई हुई हूँ, वो बोला सर वो आपके EF के पेपर ही पास हो गए। वो सर बोल रहे भाई मैं क्वालिफाइड हूँ, EF तो सारे उसके शामिल है ना। तो अगले बैच से ना उन्होंने बोलना शुरू कर देता कि पहली क्लास में बोलते थे आते थे ना कि देखिए मैं शक्ल और हुलिये से तो नहीं लगता, लेकिन मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो बिस्मिल्लाह के बाद से पहली बात ही करते थे, फिर वो आगे बात करते थे अपनी। वो एक बच्चे की बात उनको इतनी दिल पे लग गई थी। हाँ बिल्कुल, वो आंटी अभी बाद में आपको दिखाएंगी भी कि देखो ये तुमने नहीं किया, इसने कर लिया। मैं तो डायरेक्ट 4 शादी एक साथ। अब इतनी सैलरी नहीं होती CA में कि आप ये कर लें। चलें जी, इसको करते हैं वरना ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, होल्डिंग कंपनी में क्या कह रहा है कि इट मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये देखिए समझने वाली चीज़ है ये, इसका पीछे एक सेकंड नहीं बोलिए, वो चार्ट तो एसोसिएट कंपनी का। अच्छा, ये समझने वाली चीज़ें, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ें आ जाएंगी। क्या कह रहा है, होल्डिंग कंपनी का है इट मींस अ कंपनी और अ बॉडी को विच, इन विच नहीं, विच मतलब इसकी बात हो रही है, सही है। इन विच मतलब किसी और की बात हो रही है। विच क्या, होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 50% इन द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी। अच्छा, होल्डिंग का वर्ड खुद कुछ बता रहा है आपको, होल्ड कर रही है, सही है, उसके पास एक चीज है, सही है, पावर है, कुछ ना कुछ है। अब वो इसका क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, डायरेक्टली और अच्छा मुझे अब यहाँ पे देखिए, मेरे एग्जांपल्स का जवाब देते रहिए, फिर बना भी लीजिएगा इसको। ABC लिमिटेड है, अब इसमें ये, अच्छा ABC लिमिटेड, चले ये सवाल नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा। ABC लिमिटेड है, उसने बनाई एक XYZ लिमिटेड, ये X थोड़ा सा खराब हो गया, XYZ लिमिटेड, इसके अंदर 100% शेयर होल्डिंग है। ये कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। अच्छा जी, सही है। अब सब्सिडी पे आते हैं हम, सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ABC लिमिटेड, सही है, इसने बनाई कि यार XYZ बनाई, इसमें इसके हैं 60%। अब क्या है ये, अभी भी होल्डिंग है, सही है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर जो है, अब क्या है, पढ़े हैं उसको जोर जोर से, कुछ भी नहीं है, एसोसिएट है ये, सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी है ये। मोर देन 50% होना चाहिए, 50 पे वो नहीं बनेगा, 50.0001%। अब क्या है, होल्डिंग हो गई। 50% शेयर से एक शेयर भी ऊपर होगा वो होल्डिंग बन जाएगी। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा जी, यही एग्जांपल को आगे लेके चल लें, सही है, यही एग्जांपल को आगे लेके चल लें। अच्छा, XYZ ने बनाई PQR बनाई, इसके अंदर इसके हैं 100 यहाँ लिखते हैं इसको 100%। मुझे आप बताइए, अभी यहाँ तक, यहाँ से देखें, XYZ से इसको देखें, XYZ और PQR में XYZ क्या है, होल्डिंग कंपनी, सही है। अच्छा, या अब ये इसको छोड़ दें PQR को, यहाँ तक देखें क्या है, कंपनी। अरे कंपनी नहीं, ABC के 100% है। नहीं, ABC के बारे में बताएं, यहाँ तक देखें, मैं कह रहा हूँ ABC होल्डिंग है, सही है, ऐसे ही है। अब क्या ABC और PQR में कोई रिलेशनशिप है? यस सर। क्या? क्योंकि XYZ ने कंट्रोल था PQR के ऊपर, अब ABC ने XYZ की होल्डिंग कंपनी थी, तो चूंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था, कंट्रोल करता, उसकी भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। सही कह रही हैं, ABC सही कह रहे हैं, PQR की होल्डिंग कंपनी, सही है, बिल्कुल। लेकिन डायरेक्टली का मतलब क्या है कि डायरेक्ट उस कंपनी के अंदर उसके शेयर होल्डिंग है। इनडायरेक्टली में क्या है, उसके थ्रू। देखें, अगर मैं बात करूं, 100 रखा है ना हमने, सब सिंपल है। इसकी बैलेंस शीट अगर 10 रुपए की है ना, वो 10 का 10 किसका है, इसका है। तो वो कह रहा है भाई तुमने जो यहाँ दिया है वो किसका है, वो भी तो मेरा है, तो तेरा मेरा, तो वही, तो जो तुम्हारा है वो क्या है, मेरा है, सही है ना। देखो डायरेक्टली में वो लॉजिक समझे, वो तो आपने जवाब दे दिया, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था, आपने कहा इनडायरेक्टली भी हो गया। इनडायरेक्टली को लॉ क्यों कह रहे हैं, लॉ ऐसे कह रहा हूँ, बोला भाई देखो इसकी बैलेंस शीट में जो भी आ रहा है वो 50% से ऊपर किसका है, इसका है भाई,
एबीसी का है। अगर तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब क्या होगा? बिल्कुल सही। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा PQR का। PQR ये अब एसोसिएट की उसमें आ जाएगी, लेकिन सबसे होल्डिंग कंपनी के केस से निकाल, होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सही है, सब्सिडरी को मिक्स नहीं करते, सही है। तो इसको मैं दोबारा 100 कर देता हूँ। तो ये क्या है, वो कह रहा है भाई देखो इनडायरेक्टली वो क्यों कह रहा है, कह रहा है भाई देखो जो तुम्हारे पास है वो मेरा ही तो है, तो जो तुम जो आगे लगा रहे हो वो भी तो मेरा ही है। आप अपने अब्बू के पैसों से स्कूटर ले लें, अब्बू कल को चला रहे हो, आप बोले नहीं भाई उतरो ये तो मेरी है, अब्बा बोलेंगे बेटा इधर आओ, ये तुम्हारे पास जो पैसा है ये कहाँ से आया, मैंने ही दिया, सही है। तो अब्बू कहेंगे बेटा ये मेरी है, बोले ये तुमने अपने नाम पे कर ली, लेकिन बाइक ये मेरी ही है, गाड़ी ये मेरी ही है। तो वही वाली बात है कि ये अब्बू है इन सबके, सही है। वो कह रहे हैं भाई देखो मैंने तुम्हें बनाया, तुमने अगर किसी और को बनाया तो ज़ाहिर है वो जो है जिसको तुमने बनाया वो भी मेरे ही ग्रुप का पार्ट बनेगा, सही है। ये हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 50% वाली बात, सही है जी। अच्छा इसके बाद आ रहा है, कह रहा है कंट्रोल द कंपोज। अच्छा देखो दूसरा, अब ये दूसरा वे है, ये आ गया वे नंबर 1, ये पहला वे आ गया, सही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों बातें हो गई। ये डायरेक्टली हो गया अगर ये दोनों को सिर्फ आइसोलेशन में देखें, सही है, ये डायरेक्टली हो गया। अगर इसको इससे देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये इनडायरेक्टली हो गया, सही है। अच्छा जी, अब दूसरा, अभी ये हमारा एक तरीका हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा तरीका। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले आगे वाली जो भी बात एक्सटेंशन कर रहा है, अपनी बात को समझा रहा है, क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल वगैरह। कब कहाँ देख रहे हैं, उधर हैंड आउट, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल, ऊपर बोला कंट्रोल आ जाए, नीचे अब समझा रहा है कंट्रोल का बात है। ऐसा थोड़ी कि लॉ डिफाइन नहीं करेगा, हर कंपनी बोलेगी मेरा कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। कंट्रोल किस तरह आता है, बट डिफाइन कर रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल बाय द कंपनी इफ दैट कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी पे क्या करे, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, कि उसके बाद इतनी पावर हो कि उस सारे डायरेक्टर्स को, या मेजॉरिटी किसे कहते हैं, बड़ी टेक्निकल बात है इसके अंदर, देखें अभी मैं लिंक करूंगा, मुझे पता है मेजॉरिटी किसे कहते हैं, आधे से ज्यादा पोर्शन नहीं इन टर्म ऑफ परसेंटेज बताइए मुझे, आप लोग ही बताइए मेजॉरिटी किसे कहते हैं। लेकिन जो सवाल फिजिकल वालों से है वही सवाल आप लोगों से है, ये बाय डिफॉल्ट है ये सर मोर देन 50। मुझे एक बात बताएं, अगर इसके पास 100% शेयर होल्डिंग है, क्या ये सारे डायरेक्टर को यहाँ से निकाल सकता है, XYZ से सारों को निकाल सकते हैं ना, सही है। अब ये क्या हो गया, ऑल, अगर 51% शेयर होल्डिंग है क्या सारों को निकाल सकता है, मेजॉरिटी। जब ही इन्होंने दोनों बातें लिखी, मैं दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अगली बात करूंगा, आप बोलेंगे सर ये तो 50 नहीं है, तो कैसी बात कर रहे हैं। ये एक अलग आइसोलेशन में देखो, बीच में क्या लिखा है, और एंड नहीं है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो जाए, जरूरी नहीं कि 51 भी हो और कंपोजिशन भी हो, कोई भी एक चीज भी हो जाए तो हो जाएगी वो। अगेन अभी हमने सेकंड पॉइंट पूरा पढ़ा नहीं है, हम सेकंड पॉइंट को अब समझ रहे हैं, सॉरी पढ़ लिए अब समझ रहे हैं। क्या कंट्रोल द कंपोज, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया जी। अच्छा अब क्या कह रहा है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा इसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली की एग्जांपल भी देखा जाए तो एक ही तरीके से होगी। अच्छा जी, ABC लिमिटेड है, ये क्या है, XYZ, इसके पास किसके कितने डायरेक्टर हैं, 8, सही है, ये टोटल है। इसमें से इसके पास कितने हैं, 7। क्या ये सब होल्डिंग कंपनी है, हाँ है। अच्छा इस नंबर को अगर मैं कर दूं 4, नहीं है 4 एग्जैक्ट है,
4 या 4 से पीछे नहीं है। ये क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया, नहीं डायरेक्टली वाली बात सही है। क्राइटेरिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली का सेम होगा। अब यहाँ पे एक बना लेते हैं छोटी सी एग्जांपल, ABC लिमिटेड, इसने दिया XYZ लिमिटेड, 8 में से इसके पास 8 हैं, ये इसने बनाई PQR। अब PQR के 8 में से 8 किसके पास हैं? इसके पास। अब मुझे बताइए, ये तो हो गया डायरेक्ट, ये भी हो गया डायरेक्ट, सही है। ये क्या हो गया? ABC और PQR इनडायरेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आपका हो गया 6 डायरेक्टर आ गए। अब इसकी अगर मैं होल्डिंग बताऊं, इसकी होल्डिंग है 40%, क्या अभी भी ये सब्सिडरी है? सॉरी होल्डिंग है। क्यों? और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, दोनों के दरमियान और लिखा है। हमारे ये PDCL को ओन कर, PDCL को किसी बाहर की कंपनी ने खरीदा था कुछ बहुत साल पहले, हम बहुत छोटे थे, स्कूल लाइफ में थे, एतिसलात ने, मुझे पता नहीं स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, बल्कि 100% ही शायद गलत लिख रहा हूँ। एतिसलात ने खरीदा था, उन्हें शेयर खरीदे थे कुछ 26 या 30% कुछ इस तरह खरीदे थे, लेकिन उन्होंने बोर्ड की ना कंपोजिशन मांगी थी। उन्होंने कहा था बोर्ड हम कंट्रोल करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे बोर्ड को कंट्रोल। 26% शेयर होल्डिंग थी उनकी सिर्फ। उन्होंने कहा नहीं, बोर्ड की कंपोजिशन हमें देंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल हमारे पास होगा, सही है, जो फैसला इंप्लीमेंट करना चाहे हम करा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ उनको दी, शेयर बेचे 26%, लेकिन फिर भी वो उसको होल्डिंग कंपनी बना के दिया। किस तरह? थ्रू डायरेक्टरशिप। अच्छा, तो जो कंपोजिशन वाला पॉइंट है वो भी सिर्फ मोर देन 50% है ना? हाँ, नहीं उसने कंपोजिशन में तो बोला कंट्रोल, उसने वर्ड यूज किया कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। कंट्रोल किस तरह आता है उसने नीचे डिफाइन करा, या तो सब मेजॉरिटी या ऑल को निकाल सके। तो मोर देन 50% तो नहीं ना, 40% वाला तो नहीं है ना 50%। फिर क्या ये होल्डिंग है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? 50% से कम है ना। पर सही है। नंबर 2 पॉइंट देख पढ़े, नंबर 2 में क्या कह रहा था? controls the composition of the board of the company directly and indirectly। बोर्ड को तो कंट्रोल कर रहे हैं ना वो, 8 में से 6 डायरेक्टर ABC के बैठे हैं। ठीक है, सही है ना? सही है, क्लियर है, पक्की बात है। हाँ। जरूरी नहीं है दोनों, और लिखा हुआ है बीच में। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यानी अगर 50% उसकी सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल उसके हाथ में। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल नहीं, अपने वर्ड्स को ये जो आप बोलते हैं ना, आप लोग लिखते हुए भी ये गलती करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को वो कंट्रोल कर रही है, बहुत ज्यादा वो ज्यादा नहीं, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो होल्डिंग कंपनी कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी। और कंट्रोल किस तरह करेंगे? कंट्रोल नहीं डायरेक्टली क्राइटेरिया का निकाल देंगे। हाँ, मैं उसको समझाने के लिए बोला, वैसे डायरेक्टर ऐसे नहीं निकाले जाते। डायरेक्टर का रिमूवल का तरीका आप लोगों को पता है, वो अलग होता है, इलेक्टेड का अलग होता है, जो है कैजुअल का अलग, वो फर्स्ट डायरेक्टर का अलग होता है, वो अलग तरीका है, सही है। लेकिन क्या वो समझाने के लिए सिवा वो कह रहा है कि इतनी का पावर हो के तो सबको या मेजोरिटी को वो निकाल सकते। अच्छा जी, सब्सिडरी इसका रिवर्स है, सब्सिडरी इसका रिवर्सल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वही बातें हैं सब्सिडरी के अंदर। क्या? इट मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हुज क्या मोर देन उसके शेयर्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सम अदर कंपनी। कोई सिंपल सी कर लें इसके अंदर बात, अगर मैं ये कहूं ये ABC है, सही है, ये XYZ है, ये 100% इसको ओन करती है। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि ये सब्सिडरी है। क्यों? क्या डेफिनेशन से इसको कनेक्ट करते हैं, मोर देन 50% आ गया, 100 आ गया, सही है। वोटिंग सिक्योरिटी हेल्ड और कंट्रोल बाय सम अदर कंपनी, कौन कर रही है कंट्रोल? इसको ABC कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये कंपनी जो है ये सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएगी। जिसके शेयर देखो वो क्या है, जिसके शेयर मोर देन 50%, कौन कोई अदर कंपनी कर रही हो तो जिसके शेयर कर रही है वो क्या है? सब्सिडरी। और जो कर रही है वो क्या है? होल्डिंग। सही है। फिर क्या कह रहे हैं? और सच अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच
कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वही कंपोजिशन की दोबारा वही वाली बात कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कंपोजिशन की जो है ये मैंने कॉपी पेस्ट करके, उसने तो खैर एक ही में बताया, मैंने कॉपी पेस्ट करके दोबारा वही वाली बात कर दी। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड कब आपके पास आती है, वर्डिंग का थोड़ा फर्क होगा। शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय, हाँ कंट्रोल्ड बाय, वहां कहता है कंट्रोल आप कर रहे हो, अब वो बता रहा है तुम्हारी कंपोजिशन को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा हो। एग्जाम में डेफिनेशंस मांगता है, फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी तो वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड कुछ भी नहीं होता। देखो वर्ड बाय वर्ड अगर होता है तो मेरिट नहीं आ रहे होते। मेरिट कैसे आता है? अगर वर्ड बाय वर्ड है तो उसका मतलब उसी को नंबर मिले जो वर्ड बाय वर्ड लिख रहा है। हमें तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, बाकियों को मिलना ही नहीं चाहिए। ये मिथ तो आप हटा दें। लेकिन लॉ में ना बच्चा दो चीज़ों में कंफ्यूज रहता है। सबसे बड़ी चीज़ जो कंफ्यूज रहता है ना कि इसको याद करूँ या रटूँ, इसी में वो अपने 2 महीने गुजार देता है। सही है, रिजल्ट आ जाता है, सही है, इधर मतलब वो डेट आ गई क्या, चलो अब पेपर की फीस बननी है, सब बननी है। फिर उसके बाद टाइम आ जाता है 2 ढाई 3 महीने, जैसे अब आप लोग आज खड़े, फिर वो एक स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करता है, क्या चलो यार रटना है तो रटना है, समझना है तो समझना है। अब वो जब सेलेक्ट करके उसको फॉलो करता है ना, तो वो कोर्स खत्म होने में ही ना पेपर्स का टाइम आ जाता है, वो कुछ और कर ही नहीं पाता इसके अलावा। तो आप लोग यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि यार आपने करना क्या है, मेमोराइज करना है। रटना देखिए, रटने की डेफिनेशन मेरे नज़दीक ये है कि यार बस जिसे कहते हैं तोते की तरह, एक लफ्ज़ भूले सब भूल गए। बचपन में तो 3-4 क्लास में भाई एक बच्चे एक लफ्ज़ भूले और सब भूल गए, वो नहीं, वैसा नहीं, वैसा ज़रूरत नहीं। हाँ कुछ वर्ड हैं जिनको आपको ख्याल रखना होगा। देखिए आपकी स्टडी टेस्ट खुद लॉ नहीं है यार, अगर ऐसा रटने को आईके प्रमोट कर रहा हो तो स्टडी टेस्ट खुद आपकी लॉ नहीं है, वो भी तो किसी की लिखी हुई है। इसमें तो आईके ने कुछ सालों पहले सर्कुलर बना दिया था, वो तो बच्चों की तरह समझाया था उसमें कि भाई रोड लर्निंग नहीं करो। हाँ उसने कुछ वर्ड कहा कि आप इस्तेमाल करें, प्रोवाइडेड डेट हो गया, नेवरदलेस नहीं लिख देना, अंग्रेजी का वर्ड है प्रोवाइडेड डेट हो गया, प्रिमा फेशियल हो गया, इस तरह के उसने कोई लिख के दिए थे कि यार उसने एक आइडिया दिया था कि यार इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करें। आप लॉ में कभी भी ही नहीं देखेंगे, सॉरी इज MR नहीं देखेंगे लॉ में लिखा हुआ, इस तरह की वर्डिंग्स नहीं होती। हाँ माइट बी वगैरह इस तरह नहीं होता। रियल लिस्ट कहीं है जहाँ पे लिखा हो कि क्या नहीं लिखना और क्या नहीं ऐसे नहीं, आपको पढ़ते के साथ आइडिया हो जाएगा। आपकी खुद की वर्डिंग इस तरह होगी, आप 5 बार सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ये अंग्रेजी लिख रहे हो लॉ नहीं लिख रहे। मेरे पास एक बच्ची थी जो जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अच्छा उसका एक साथ कोलीग था जिसने मुझसे उसके बाद पढ़ा, उसने पहले पढ़ा, तो वो बहुत अच्छा लिखती थी लेकिन अंग्रेजी लिखती थी प्योर अंग्रेजी, ऐसा लगता था इंग्लिश का पेपर है। मैं कोई बोलता था कि ये अंग्रेजी है, ये लॉ नहीं है, तो उसने वर्कआउट किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। जो आप लिखेंगे ना तो फिर मैं चीज़ें पिन पॉइंट करूंगा कि आप क्या पर्टिकुलर केस में कौन क्या गलती कर रहा है। ये इस दफा की एडिशन है कोर्स की 2 का 74 होली ओन सब्सिडी। अब वो एक बता रहा है होली ओन क्या मतलब क्या होगा, पूरी की पूरी आप ही ओन करते हैं, मतलब 100% होली ओन का ये मतलब है। सब सब्सिडी कुछ नहीं होती, सब सब्सिडी कुछ भी नहीं होती, नहीं। Company shall be deemed to be a wholly owned subsidiary of another company of the statutory board, the statutory body, if all of its shares are owned by that other company or the statutory body. वैसे यार इसको ये बात लिखनी पड़ी क्यों, उन्होंने अलग से डेफिनेशन बना दी। सब्सिडरी कंपनी में भी बात कवर हो रही थी, इसने एक नया नाम दे दिया होली ओन्ड का, कि एक सब्सिडरी में तो 2 कैटेगरीज बना दी, एक नॉर्मल सब्सिडरी, एक होली ओन्ड। होली ओन्ड मतलब 100%, सब्सिडरी मतलब 50+ से लेकर 99.99 तक, 100 पूरे आपके पास है तो आप होली ओन्ड हो जाएंगे। एक अलग से इसने एडिशन कर दी, ये कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। बॉडी कॉपर से इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको।